बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और तमाम देखने वालों को सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं ना। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं जी आपके दिन का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हुआ होगा और आने वाले जितने भी दिन हैं या लम्हात हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे गुजर रहे होंगे, फ्रेश गुजर रहे होंगे, बेहतरीन गुजर रहे होंगे जनाब, निखरे रंगों वाले गुजर रहे होंगे। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद है उज़ैर मलिक। जनाब मेरी तरफ से भी आपको खुश आमदीद और दुआ है कि जनाब आपके घरों में खुशहाली लाए ये सुबह और आपके दिलों को सुकून का बाइस बनाए। और अगर हम देखें तो जनाब बहुत सारी खबरें जो कि आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करने वाली हैं, तो हम ओवरलोडेड काम चल रहा है, बताएं ज़रा। बहुत ओवरलोडेड चल रहा है भाई दुनिया की। इस वक्त अगर हम नजरें देखें तो मशरिक़ वस्ता पर जमी हुई है आयतुल्लाह खामेनेई का तारीखी जनाजा इराक मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान इस अवामी जनाजे से मुखालिफिन को क्या पैगाम दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ हमास ने 20 साल बाद गजा की हुकूमती इंतजामिया तहलील करके दुनिया को हैरान कर दिया। और क्या ये ट्रंप के अमन फ्रेमवर्क की कामयाबी है? लेकिन उज़ैर, बात अगर अपने मुल्क की करें तो गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन गया है, जहां 20 किलो का थैला 2900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मिडिल मैन और फ्लावर मिल्स की इस मिली भगत पर तफसीली आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जी 71 साल बाद एक खानदान में बहनों और वालिदा को जायदाद में हिस्सा देने का तारीखी हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि विरासत मर्दों की मेहरबानी नहीं बल्कि लाजमी शरई हक है और इस फैसले के मुआशरे पर क्या असरात होंगे और हिबा और विरासत के शरई फ़र्क को भी हम आज के प्रोग्राम में समझेंगे। बिल्कुल। और जहां एक तरफ ख़वातीन के हुकूक की बात हो रही है, वहीं मुल्क में रोज़ाना 675 मासूम नौमौलूद बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं। क्या ये अलमिया कौमी एमरजेंसी का तकाजा नहीं कर रहा? NDMA ने ग्लेशियर्स फटने और बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का हाई अलर्ट जारी किया। क्या हमारे शहर इस तूफ़ानी स्पेल का सामना कर पाएंगे? इसके अलावा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों का नेटवर्क तो कमज़ोर किया, लेकिन शाहराहों को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की हिकमत अमली क्या है? इसके अलावा मुतनाज़ा टेलीकॉम बिल पर वज़ीर IT शहजाद फातिमा की यकीन दहानी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ज़मीन के हुसूल से मुतालिक हालिया सख्त फैसले ने मालिकान को परेशान कर रखा है। क्या हुकूमत ज़बरदस्ती अवाम से ज़मीन छीन सकती है? इस संगीन सूरत हाल और आइनी हुकूक पर भी बात करेंगे। प्लस दफ्तरी मुलाजमीन में मोटापे के बढ़ते बहरान का जनाब जादुई हल भी आपको बताएंगे। तो आपने सुनो पाकिस्तान के साथ रहना है और जनाब शो को एंजॉय करना है। बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की जानिब और बात कर लेते हैं जनाब मशरिक़ वस्ता के हवाले से। जी बिल्कुल। और मशरिक़ वस्ता के हवाले से देखें तो जी जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि दुनिया की नज़रें इस वक्त यहीं पर जमी हुई हैं, जहाँ एक तरफ सदी का सबसे बड़ा जनाजा उठ रहा है तो दूसरी तरफ 20 साल तारीख का सबसे बड़ा सियासी फैसला सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का ताबूत आज हम देख रहे हैं कुम से मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम और हज़रत अली करमुल्लाह वजहों के रोज़ा मुबारक वाले शहर नजफ़ अशरफ मुंतकिल किया जा रहा है। और कल बुध को करबला और नजफ़ में जनाजे के बड़े इज्तिमात होंगे और जुमेरात को जी उन्हें मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में सपुर्द ख़ाक किया जाएगा। और ईरान जी इस सोगवार अवामी सैलाब के ज़रिए मुल्क के अंदर और बाहर अपने तमाम मुखालिफिन को अपनी ताकत और मज़ाहमत का एक वाज़े पैगाम देना चाहता है कि क़यादत बदलने से तेहरान की पॉलिसी नहीं बदलेगी। और ये जनाजा वहाँ में कैसे नाजुक मोड़ पर हो रहा है जब अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी बरकरार है और पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमरीका या तो ईरान के साथ मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त फ़लस्तीन में है, जहां हमास ने तकरीबन 20 साल के बाद गजा में अपनी हुकूमती इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया और ट्रंप के अमन फ्रेमवर्क के तहत कायरा में बनी टेक्नोक्रेटिक कौमी इंतज़ामी कमेटी को उमूर सौंप दिए ताकि इसराइल के पास जारियत का कोई बहाना ही ना रहे। और नाज़रीन, इन तमाम पहलुओं का तज्जिया करने के लिए कैलिफोर्निया अमेरिका से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का, खुशामदीद। सर, आयतुल्लाह खामेनेई साहब के तारीख़ी जनाजे की तस्वीर भी आपने देखी हैं। ईरानी क़यादत इस सोगवार और इस वक्त है और तारीख़ी और बड़े अवामी इज्तिमा के ज़रिए क्या मैसेजिंग कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डेलीगेशंस आते हैं उनके लिए जो सूरतें वहाँ पर पड़ी जाती हैं, जो आयात का इंतखाब किया जाता है, वो भी बड़ा यूनिक है।
नहीं, आपकी बात सही है। इन्होंने बड़ा पब्लिक रिलेशन को बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया ने जी। बता रहे हैं दुनिया को कि हमारी रजीम है, लोग उसको पसंद करते हैं। जो ट्रम्प या बाकी वेस्टर्न लीडर्स कहते हैं कि लोग तंग आ चुके हैं, वो इनको रजीम को चेंज करना चाहते हैं, तो ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि रजीम की पॉपुलर है। खामेनी पॉपुलर था तो उसको डबल डाउन कर दिया उन्होंने। तो दिस इज एक्सपेक्टेड। लेकिन देखें ना, आप किसी मुल्क को आप बमबारी शुरू कर दें, हर लोगों को मारना शुरू कर दें, तो सारा मुल्क यूनाइट हो जाता है। जी। अगर उनकी डिसएग्रीमेंट हो भी रही थी, पहले लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, जी। जब अटैक हुआ इसराइल और अमेरिका की तरफ से, तो लोग तकरीबन यूनाइट हो गए हैं। अब देखें पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, हम हमारे झगड़े चलते रहते हैं सिंध के साथ, पंजाब के साथ, बलूचिस्तान के साथ, लेकिन कोई हमें अटैक करे तो हम यूनाइट हो जाते हैं। तो बैक फायर हो गया ये ट्रम्प का जो मकसद था ना, प्लान, इट बैक फायर, यूनाइटेड द ईरानियन पॉपुलेशन। सही सही सही। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। अमेरिका या तो ईरान के साथ मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम कर देगा। आपके ख्याल में क्या वाकई खामेनेई के बाद ईरान की नई क़यादत पर कोई बड़ा अंदरूनी मुआशी या सियासी दबाव है कि वो ट्रंप से फौरी डील चाहते हैं? बिल्कुल है। और देखें ना, ईरान में बेशुमार फैक्शंस हैं जो कि अंदरूनी लड़ाई हो रही है। जो IRGC है, जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो चाहते हैं कि हम हार्ड लाइन करें, स्ट्रेट ऑफ हरमुज में टोल भी कलेक्ट करें, फीसें भी करें। लेकिन ऐसे भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हम क्या तंग आ चुके हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, सैंक्शन ख़त्म हो जाएं, हम भी पार्टिसिपेट करें दुनिया की इकोनॉमिक फोरम में। तो दिस इज़ वाई जब हम MOU भी साइन कर रहे थे, बहुत देर लगी, क्योंकि बेशुमार फैक्शंस हैं, उनको सबको एग्री करना, एक साइन करना वाज नॉट इजी। तो बिहाइंड द सीन अभी डिप्लोमेटिकली वो बातें हो रही हैं। तो डिफरेंट फैक्शंस है। अब कौन सा फैक्शन जीतेगा, कौन सा फैक्शन हारेगा, उसका अगले 2-3 महीने में पता चलेगा। सही। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर साहब, अब हमास ने, अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो 2007 से गजा का कंट्रोल संभाला हुआ था और अब तकरीबन 20 साल के बाद अचानक अपनी हुकूमती इंतजामिया और मोहम्मद फरा की जो इमरजेंसी कमेटी है उसको तहलील कर दिया गया है। हमास की अगर देखें तो सियासी और अस्करी हिकमत अमली में इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे क्या असल मुहरिकात हैं? क्या कोई यकीन दहानी है या फिर कोई पसपाई का इतराफ़ है या कोई नई स्ट्रेटजी से कहा जा सकता है? देखिए, मैं नई स्ट्रेटजी, देखें ना, हमास का नाम इतना वो बदनाम हो चुका था वेस्टर्न मीडिया में, उनको सपोर्ट नहीं मिल सकती। तो अगर इसको रीचेंज किया जाए, कोई नई गवर्नमेंट आए, तो फिर आप सपोर्ट डिमांड कर सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। इकोनॉमिक सपोर्ट भी हो सकती है, रिकन्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो अगर हमास अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने ये सोचा है कि यार अब बैठ जाते हैं, ज़रा अपना नाम चेंज कर लेते हैं, देखो ज़रा अपना रिकन्स्ट्रक्शन हो जाए, हम कहीं जा तो नहीं रहे, यहीं रहते हैं, लेकिन वी डोंट हैव टू मेक आवर गवर्नमेंट। सो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव, वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमास के तर्जुमान का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि इसराइल के लिए जारहियत और तबाहकुन जंग जारी रखने का बहाना ख़त्म किया जा सके। तो क्या हमास इंतज़ामिया से पीछे हटने के बाद नेतन्याहू हुकूमत पर गजा से फ़ौजें निकालने और बमबारी रोकने का कोई आलमी दबाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब कहेंगे हमास तो गवर्नमेंट नहीं है, तो लोगों की ऑब्जेक्शन क्या थी कि जी हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो हुकूमत कर रही है, हम इसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम पैसे भी नहीं देंगे। और इसराइल भी इसी चक्कर में कर रहा था, तो ये उसको उसको सॉफन कर दिया है। तो हमास, ये लोग गायब तो नहीं होने जाएंगे गवर्नमेंट से, लेकिन वो ज़रा स्टैंड डाउन हो जाएंगे और लोग गवर्नमेंट चलाएं, ताकि हमें जो ऑब्जेक्शन थी वो ख़त्म हो जाएं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव, वेरी स्ट्रेटेजिक मूव है ये। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक तरफ ईरान में सुप्रीम लीडर की तब्दीली और फिर अमेरिका के साथ हम देखें तो मुमकिन बड़ी डील, और दूसरी तरफ गजा में हमास के दौर का खात्मा और टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का क़याम भी है। इसके अलावा लबनान की सूरत हाल को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मशरिक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर किस तरह की आप तब्दीलियाँ आने वाले दिनों में होती हुई देख रहे हैं? तब्दीली हो रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जी। पहले देखें ना, सब UAE में जितने थे और दुबई और सब ममालिक वो अमेरिका के थे कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे अमेरिका। उन्होंने बड़ी डील बनाई, कतर ने उनको जहाज़ भी दिया। अब उनको समझ आएगा यार ये अमेरिका वाकई हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो दो चीज़ें होंगी, एक ही हो रही है कि सब मुल्क जो हैं, UAE भी, कतर भी, कुवैत भी, वो पाइपलाइनें कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है
2-3 साल में वो बाईपास कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और ऑयल को एक्सपोर्ट कर देंगे टू रेड सी एंड अदर प्लेसेस। दैट्स वन थिंग। सेकंड ये होगा कि अमेरिका जब बैठ जाएगा, वापस आ जाएगा, तकरीबन इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो चीन, पाकिस्तान, तुर्की और फ्रांस इस तरह के मुल्क कोलिशन बनाएंगे, वो उस इलाके को ज़्यादा अपने को डोमिनेट करेंगे। तो ये चेंज आ रही है, फंडामेंटल चेंज। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप अपनाना चाहते थे और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे थे, तो जैसे आप बता रहे हैं दिस इज़ हाउ इट इज़, कि ये इस तरह से अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर्क करेगा? जी बिल्कुल करेगा। उसमें नए रीजनल प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल नहीं आएगा तो सबसे ज़्यादा चुभन किसको होती है? सबसे ज़्यादा चीन, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर इंडिया, मलेशिया। तो उनको है, तो वो अपने आप आकर ठीक करो, काबू करो, कुछ ना कुछ रीअरेंज। तो प्रोफेसर साहब, ये जो सारा रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो आपको लगता है कि नेतन्याहू जो है वो इसकी बेस पे अगला इलेक्शन और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिड टर्म में कामयाब होते नजर आ रहे हैं? पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही है इस तरह के फैसलों से? कि पॉपुलैरिटी खैर बढ़ तो नहीं रही, कुछ बल्कि कमी हो रही है, लेकिन विल दे बी आउट ऑफ पावर? इजराइल में नेतन्याहू का हारना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सही, लेकिन अमेरिका में इट्स नॉट क्लियर। सही। हम अमेरिका में देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त उनको धचका ही लगा हुआ है। और आपको लगता है कि अब जैसे इलेक्शन होते हैं और कोई उनका इक़्तिदार चेंज होता दिखाई दे रहे हैं? आप दिखाई दे रहा, लग रहा है कि कोई जो डेमोक्रेट पार्टी है वो थोड़ी ज्यादा सीटें लेगी, ताकि उसका जो ब्लैंकेट इन्फ्लुएंस है वो जरा कम हो जाएगा, कुछ लोग उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद तो नहीं जा रहा, नहीं वहीं तो बैठा रहेगा 2 साल, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। सही, इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। और ये सारी सिचुएशन है जो आवाम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, खिते में अमन की बातें हो रही हैं, और जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और वाकई जी हर मुल्क को समझ आ चुका है कहाँ किसका क्या फ़ायदा है, मुफादात की गेम है। और सारी मुफादात की गेम अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने मुफाद में पक्के हैं भाई। वो चाहते तो यही है कि किसी न किसी तरह ये जंग रुक जाए, लेकिन इसराइल के हवाले से भी उनको प्रेशर है, फिर उनको बेहतर डील भी करनी है, ओबामा से बेहतर डील भी करनी थी। तो ये सारी सिचुएशन अब जो है वो दुनिया के सामने क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई, और एक नया जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही है वो जब उभर के सामने आएगा तो ताकतों का भी अंदाजा हो और जाएगा। वहाँ मत देखें, हमास एक बड़ी ताकत है, लेकिन उसके बावजूद नहीं उनकी एक स्ट्रेटजी अगर हम उसकी बात कर लें तो उनकी भी बात, उनका जो रीज़न है, उनका जो पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि हम इसराइल को अब कोई बहाना नहीं देना चाहते कि वो जनाब हमारा नाम लेकर जो मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी हैं और जो गज़ा के मकीन हैं उनको निशाना बनाए, उन पर बमबारी करे। तो जनाब हमास का ये मूव जो है इसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि लबनान के अंदर इसराइल को हर सूरत में हमले रोकने होंगे, अपनी जारियत जो है वो रोकनी होगी, और जो लबनान की कीमती ज़मीन पर नज़र आए इसराइल की, उससे जनाब इसराइल को बाज रहना होगा, तभी मामला जो है वो स्मूथ हो सकते हैं और अमन जो है वो देरपा और मुस्तहकम हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जनाब अमन जो है वो दोबारा से कायम हो सके। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज के इस तेज़ दौर में हमारी ज़िंदगी जितनी आरामदेह हो चुकी है, हमारा जिस्म उतना ही बड़ी मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। ज़रा सोचिए, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मुसलसल एक ही कुर्सी पर बैठकर काम करना, कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़रें जमाए रखना, और इस दौरान चाय पीना, कॉफ़ी पीना या स्नैकिंग करना, ये तो मामूल बन चुका है। और बज़ाहिर तो ये एक आम सी ऑफिस लाइफ लगती है, लेकिन यही लाइफस्टाइल हमारे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता मोटापे की तरफ लेकर जाता है। और मोटापा आपको पता है बीमारियों का गढ़ होता है, और सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। बिल्कुल वहाँ सही कहा आपने। और पाकिस्तान में इस वक्त 50% से ज़ायद शहरी किसी न किसी लेवल पर बढ़ते हुए वजन और पेट की चर्बी से परेशान है, जिसकी बड़ी वजह हमारे रोज़मर्रा खाने की गलतियाँ हैं। लोग वजन कम करने के लिए महंगी अद्वियात और क्रैश डाइटिंग का सहारा तो लेते हैं, जो चर्बी तो कम नहीं करती, उल्टा आपका जिगर और गुर्दे ख़राब कर देती है। और सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी जड़ी बूटियाँ जो महफूज भी हैं और वज़न कम करने में मौसर भी हैं। इस इंतहाई अहम मौजू पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के माया नाज माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब ने। फरहान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मोटापा बहुत बड़ा है, और आप क्या समझते हैं कि वजूहात क्या हैं उसकी? कुछ हमने बयान किए, कुछ आप बताइए कि टेक्निकल क्या रीज़न्स हैं कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही।
इस जो आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की कि मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आप डायबिटीज़ लगाएं, शुगर लगाएं या इसके अलावा लिवर का फैटी हो जाना, ये सरासर या पित्ते के अंदर पत्तियों का पैदा हो जाना, ये सारी मोटापे से बीमारी लगती है। फिर जोड़ों का कमज़ोर हो जाना और L4 L5 का इशू बन जाना, क्योंकि जैसे से मोटापा बढ़ता जाता है बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, मोटापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ा इसका काज क्या है? फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम है। लोग जब बैठ के, आप ही हैं कोई भी, अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, इंसान कुछ ना कुछ खाता रहता है। और अगर आप बगैर भूख के खाएं, हम ना घड़ी को देख के खाना खाते हैं। हालांकि असूल तो ये, जब तक आपको भूख ना लग जाए उस वक्त तक खाना ना खाएं। ठीक है, जब तक, और मैं समझता हूँ कि कम से कम जो लोग वर्किंग करते हैं, फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, उन्हें 6 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए, उससे पहले खाना नहीं खाना चाहिए। बल्कि बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमें ना खट्टे डकार आती हैं, खाना ऊपर की तरफ आता है, तो इसका मतलब होता है कि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे दूध उलट देते हैं, उसकी भी बुनियादी वजह क्या होती है कि माएँ क्या करती हैं, हर थोड़ी देर के बाद जैसे ही बच्चा रोया फीड करवा दिया, जैसे बच्चा रोया फीड करवा दिया। अब पहला उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, इसलिए फिर उसे वॉमिटिंग आती है। इसी तरह बड़ों का हाल है। लोग शिकायत करते हैं कि हमारा खाना यहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन वो क्या करती हैं, वहाँ पे भूख लगने नहीं देते, कुछ ना कुछ खाते रहते। तो अक्सर औकात मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मोटापे के, वो कहते हैं कि साहब पूरे दिन में हम ना सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता भी छोड़ा हुआ है, लेकिन वेट नहीं कम हो रहा। अब वो जो एक टाइम खाना खा रहे हैं वो भी गलत खाना खा रहे हैं। क्या हुआ? तली हुई चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, तली हुई अशिया का इस्तेमाल। आप देखें, आप जितना मीठा इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ चीनी छोड़ देना मोटापे वाला मर्द, तो उसका तकरीबन 50% उससे फ़र्क पड़ जाता है मोटापे में। दूसरा, खाने में हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो सादा गज़ा हो, और ख़ास करके पानी जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा नहीं है? बड़ा ज़बरदस्त मैं बताता हूँ। एक तो नाश्ता बताता हूँ। ठीक है। अगर आपका जिस्म फरबा हो गया तो सुबह 12 बजे तक अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो ये आपका फिटनेस लेवल भी ठीक रखेंगी, सही, और फायदा भी करेंगे, आपका वेट भी कम होगा। उसमें क्या करेंगे आप, सलाद जैसे खीरा है, बंद गोभी है, और इसके साथ फ्रूट में साथ डाल लें, आप आड़ू डाल लें, मैंगो डाल लें। इसी तरह आप इसमें उबले हुए चने वो आप डाल लें, या लोबिया डाल लें। फिर उसके बाद चुकंदर का इस्तेमाल कर लें, सलाद पत्ते का इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे फल, अगर एप्पल है, मौसमी फल और मौसमी जो सलाद बनती है, वो चीज़ें डाल के आप सुबह 12 बजे तक वो जितनी मर्जी खा लें। ठीक है। अच्छा। आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कैलोरीज भी पूरी होंगी, वेट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो ये वाला अगर नाश्ता इस्तेमाल आप करना शुरू कर दें तो आपका वेट भी कम होगा और आपके अंदर कमजोरी भी नहीं आएगी। अक्सर लोग वेट कम करने के चक्कर में क्या होता है, बाद में चक्कर आना शुरू होते हैं, कमजोरी हो जाती है, नकाहत हो जाती है, फिर चला नहीं जाता। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप फैट लॉस के चक्कर में मसल लॉस कर लेते हैं, वो मसल जिसने आपको बुढ़ापे में भी सहारा दे। इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला अगर सलाद इस्तेमाल किया जाए तो मसल्स भी आपके बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें, बड़ा सादा सा नुस्खा, आम चीज़ है। उसमें आप क्या करें, वेट लूज करने के लिए सौंफ और अजवाइन ये बराबर वजन लेके इसका पाउडर कर लें, इसमें काला नमक या लाल नमक डाल लें, बस 3 चीज़ होगी। ये चुटकी दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर लिया करें, 5 दफ़ा भी एक चुटकी, ज़्यादा नहीं। इतना ज़बरदस्त है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है और मोटापे का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि आपने हैवी डोज नहीं ली, इससे ही बेहतरीन आपका फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद बड़ा एक कमाल का नुस्खा है, सादा सा। अच्छा, वो चूरन भी है, अगर आपको खाना हजम नहीं हो रहा तो खाना भी हजम होगा, और मज़ेदार इतना होता है कि हर बंदा बड़े शौक से, बच्चा बूढ़ा हर कोई शौक से इस्तेमाल कर लेता है। आपने अजवाइन लेनी 1 पाव जी, उसको लेमन के रस में भिगो दें, अब खुशक हो जाएगी, उसके बाद फिर लेमन का रस और डाल दें। ठीक है, 3 दफ़ा लेमन का रस डाल के उसे खुशक कर लें। उसके बाद 1 पाव में कुछ 100 ग्राम या 50 ग्राम आप काला नमक, जितना आप हस्बे जायका डालना चाहते हैं, डाल के उसे पाउडर करके रख लें। सिर्फ चुटकी आपने खानी है, 1 से 2 चुटकी। यकीन करें, खाया पिया हजम। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती, या ऐसे अफराद, कैसी बात है, भूख भी लगाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लेमन क्या करेगा, और ये कैसा है, विटामिन डी भी और सी भी दोनों इसके अंदर आ गए। तो आपका विटामिन डी भी पूरा हो रहा है, सी भी पूरा हो रहा है, और इससे क्या होगा, आपका वेट भी कम होगा, एनर्जी लेवल
आपका Down कम नहीं नहीं होगा, होगा। ब्लड प्रेशर भी सही। आपका कंट्रोल में रहेगा। जबरदस्त, सही है। तो ये वाला नुस्खा भी इसमें बड़ा ठीक। सादा सा है। अच्छा हकीम साहब, हम देखते हैं जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो फैट होता है, पेट की चर्बी ख़ास तौर पर, वो कम नहीं होती, बड़े जतन करती हैं, डाइट भी कर लेंगी, एक्सरसाइज भी कर लेंगी, तो प्रेगनेंसी के बाद वज़न कम कैसे किया? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और बहुत सारी मेरी बेटियां बहनें प्रेगनेंसी के बाद ही मोटी होती हैं। जी। उसकी वजह क्या होता है, एक तो अक्सर औकात आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि सिजेरियन, तो सिजेरियन के बाद क्या होता है कि ऐसी जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती हैं उससे मोटापा, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कब जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो अक्सर औकात उसी दौरान पाइल्स भी हो जाती है जी। और ये होती वक्ती है, लेकिन ये खुराक की दवाइयों की वजह से होती है। यहाँ पे एक तो अगर ये अर्क इस्तेमाल कर लिए जाए, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वेट आपका बढ़ेगा, आप स्लिम स्मार्ट रहेंगी, पेट की चर्बी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ी है तो फौरी तौर पे कंट्रोल हो कंट्रोल हो जाएगी। जाएगी। उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है और ये काफ़ी दफ़ा मैंने बयान भी किया और बड़ा लोग इसको पसंद किया लोगों ने। अर्के ज़ीरा ले लें, ठीक है। अर्के ज़ीरा, अर्के मको ले लें, अर्के सौंफ ले लें। ये 3 अर्क लेके इसको मिक्स करके आधा कप और आधा कप इसमें पानी का मिला लें। सुबह नहार पी लिया करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी चर्बी भी नहीं बढ़ेगी। तो साथ इक्वल digest- क्वांटिटी में मिक्स करें। हाँ जी, ये और तीनों, बनाना भी आसान है। हाँ जी देखिए ना, आपने आधा कप तीनों मिला के और तीनों आधा कप ताज़ा पानी या नीम गर्म पानी हो, ठीक है। तो ये अरक अगर इस्तेमाल किए जाएं तीनों, तो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अरक अच्छी क्वालिटी अच्छी की हो। quality। अब हम तो अपने अरक जो बनाते हैं वो देते हैं पेशेंट को, लेकिन आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले लें तो ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे वेट बढ़ेगा ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। सही। उसके बाद अगर इसी दौरान आप ये सादा सा सफ़ूफ बना कर रख लें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सादा सा सफ़ूफ, उसमें भी सिर्फ पुदीना है, अजवाइन है और सौंफ है। सौंफ है। 3 चीज़ें ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें एक सब्ज़ इलायची थोड़ी सी ऐड कर लें। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, इससे यूरिक एसिड अगर बढ़ा हो नॉर्मल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो नॉर्मल हो जाता है, फैट को फौरी तौर पे कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, स्टूल ठीक लाता है। तो ये अगर नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि किस एज के बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और इसकी वजह क्या होती है और इसको फास्ट किस तरह से दोबारा किया जा सकता है? अच्छा, इसमें बस हमेशा याद रखें, अब वैसे तो इसकी 40 ईयर से बाद 40 यानी कि 40 साल से जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर मिजाज के अंदर सर्दी और खुश्की सर्दी ये मिजाज में बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाता है तो ड्राइनेस पड़ती है। जब ड्राइनेस पड़ती है तो उससे भी तबीयत, भूख लगना बंद हो जाती है। लेकिन आजकल चूंकि आम यंग लड़के भी बड़े परेशान हैं चलने फिरने से। अब जैसे बात की शुरू में की थी कि बैठे रहना, इसका नुकसान क्या है? जो लोग अक्सर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनके जोड़ दर्द, पट्टों में खिंचाव, क्योंकि कैलोरीज यूज नहीं होती, आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो मसल्स स्टिफनेस बहुत आ जाती है, आपके जोड़ हर चीज, क्योंकि खून की सप्लाई तेज होगी तो आप फिट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ताल्लुक भी इसके साथ है। मैं समझता हूँ ऐसे अफराद खुश नसीब हैं जो आजकल या तो सुबह वॉक कर रहे हैं या कोई जिम कर रहे हैं, क्योंकि इससे जब वो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो सांस की नालियां भी खुलेंगी, उन्हें नज़ला जुकाम जल्दी नहीं होगा, साइनस का इशू नहीं होगा, साइनोसाइटिस नहीं होगा और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होगा कभी भी। जो लोग एक तो वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, फिर खाना खाया वहीं पे लेट गए, तो ऐसे लोग सांस तो ले रहे होती हैं लेकिन वो हकीम फिट साहब, उन नहीं लोगों होते। में सुस्ती भी तो होती है ना। लेकिन सुस्ती की बुनियादी वजह, इसलिए तो कहा गया है कि रात का खाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रात का खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा जरूर चलो और खाना खाने के बाद एक आदत बना लें, हर खाने के बाद ज्यादा नहीं तो 5 मिनट जरूर वॉक करें और खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर खराब आप करता है। इजाजत दे तो मैं अपना भी नुस्खा शेयर कर दूं, कर दें। तजर्बा शेयर कर दूं। ये जो लोग ज्यादा जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोग ये समझते हैं, जो नहीं जाते वो समझते हैं कि शायद ये लोग थक जाते हैं, इसके बाद ये किसी जोगे नहीं रहते, हालांकि वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहे उनसे जितना मर्जी काम करवा लें, अच्छा, ये ब्लड सर्कुलेशन उनकी जब तेज होती है तो वो बहुत एक्टिव होते हैं। कभी भी देखें, हम अगर खाने की बात करें, एक मजदूर 4 रोटियां खा के मजदूरी करके दोपहर को फिर 4 रोटियां खा जाता है और हम देख रहे होते हैं कि हमने एक खाई है, हमारी पूरे दिन वही हजम नहीं हो रही। मकसद क्या है यहाँ पे? जो लोग आज भी मेरे मतलब पे भी सबसे कम जो पेशेंट आता है ऐसा होता है जो मजदूर तबका है या जो जिम करता है या ऐसा बंदा जो फिजिकली एक्टिविटी, क्रिकेट, फुटबॉल या तो हॉकी, हकीम कोई साहब, ना कोई कोई गेम ऐसा नुस्खा नहीं है कि जिम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, कोई फक्की खा लें और हजम हो जाए? हाँ, ऐसा नुस्खा मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन
आखिर कब तक? तक? अगर हम जो है ना आंतों का काम, जो हमारा दांतों का काम था ना, वो आंतों से लेते रहेंगे। हम क्या करते हैं, खा पी के ना, बड़ा जुमला। खा पी के, असल में तो हमारा खाने की रूटीन भी सही नहीं नहीं है। ना। आप पानी पीना, 1 गिलास पानी लिए, ये एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ बगैर किसी डाइट के, बगैर वाह। किसी खाने के, मुफ्त आज में हकीम नुस्खा। साहब मेहरबान हो गए हैं। अच्छा, सादा सा 1 गिलास पानी ले, नीम गर्म, उसके 3 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से के आपने कम से कम 20-22 सिप लेने, जैसे चूस चूस के पानी पीता ना बंदा, ठीक है। उस तरह। उससे क्या होगा, पहली दफा जब आपने पहला हिस्सा पीना है ना, तो आपको सांस चढ़ जाएगा। दूसरे हिस्से में और सांस चढ़, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज हो रही एक्सरसाइज है। है। तीसरा जब आप पियेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह सांस चढ़ जाएगा। जब ये आप 2-3 दिन अमल करेंगे ना, फिर सांस चढ़ना बंद हो जाएगा। आप 1 महीना करके देखें, 5 से 8 किलो वजन, और खास करके इन महीनों में अच्छा, आप पानी गर्म हो, रूम टेम्परेचर हो। हाँ, रूम टेम्परेचर पी लें। अच्छा, नो लेकिन तरीका ये है कि उसको सिप ले लेके पीना है, ताकि आपके अंदर की एक्सरसाइज हो। अच्छा हकीम साहब, वैसे आप बड़े स्मार्ट है। पहले आपने फकियों पे रखा, बाद में आपने गोल्डन नुस्खा बताया। हाँ, एंड पे बताया ना, देखिए असल प्रोडक्ट एंड पे निकाला है। एक सादा सा नुस्खा और बताता हूँ, जी, जरा। ये भी सस्ता सा है। ठीक है। आम ये आजकल पुदीना मिल जाता है। पुदीना, सिर्फ सादा पुदीना लें। इसका जो शानदार, एक होता है कहवा, इसका बनाना है जो शानदार। रात को 1 गट्टी ले लें, 1 गिलास गर्म पानी में रखें और डाल के ना उसे उबालें। ठीक है। उबालने के बाद जब आधा रह जाए, इसे जो शानदार कहते हैं कि उसे उड़ाना, आधा रह जाना। जब आधा रह जाए तो इसमें गुड़ या शहद ये मिला के, अगर लेमन निचोड़ना चाहें 2-4, ये पीना शुरू कर दें। एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पाइल्स नहीं होगी, आपके फैट नहीं जमेगी, आपका लिवर फैटी नहीं होगा, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, आपको शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मोटापा ही इन सब का सबब है। ये इंसान को मोटा जो और है, मजा लेना है तो और इसकी सस्ता सा चटनी नुस्खा। बना के, दही में डाल के, रायता अच्छा बना के हकीम खाएं। साहब, वैसे आपके नुस्खे सुन के ना, पता नहीं आज मैं हेल्दी फील कर रही हूँ। अपनाए नहीं है, लेकिन अपना ले तो पता नहीं कितना ही जबरदस्त। देखिए मैं तो बहुत- खाऊंगा ही ग्रीन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई आज पता नहीं एनर्जी ऐसी है, जो नुस्खा सुन रही हूँ हेल्दी फील कर रही हूँ। और यकीनन आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा। अपने घर में आपने ट्राई करना है और मोटापे को दूर भगाना है, मोटापे को पास, सुस्ती को भी दूर भगाना है। पहली तो बात ये है, एनर्जेटिक रहें, हेल्दी खाएं और जंक फूड को अवॉइड करें। जितनी हो सकता है एक्सरसाइज भी करें साथ साथ, तो आप हेल्दी रह सकते हैं। अब हेल्दी रहने के लिए एक और चीज़ भी है, खाने पीने की चीज़ें मैसर होंगी उज़ैर, तो फिर ही तो होगा ना ही कुछ। हो सकता है। अब गरीब की थाली से नाजरीन रोटी का निवाला छीन लेना किसी भी मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया होता है। और जब रियासत और महकमे ये दावा कर रहे हो कि इस साल जिस सिंध में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो मंतकी तौर पर तो आटा सस्ता होना चाहिए था, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान में मुआशियात के तमाम उसूल उल्टे हैं। और वफाकी दायरे-ए-शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने महंगाई के मारे शहरियों पर नई बिजली गिरा दी है। सिर्फ 3 माह के अंदर गंदम की बोरी 4000 रुपए महंगी हुई है, और इसका सीधा सीधा असर गरीब की जेब पर पड़ता है। और ओपन मार्केट में हम देखें तो चक्की का आटा 145 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। हम सूरत हाल तो देखें तो बड़ी खौफनाक भी है कि मुल्क की तिजारती शहरक यानी कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा खरीदने वाला शहर बन चुका, जहां 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपए तक पहुंच गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कोयटा, खुजदार में यही थैला 2800 रुपए का है। पेशावर, रावलपिंडी और हैदराबाद में कीमतें 2700 रुपए से ऊपर हैं, जबकि इसके बरक्स लाहौर में ये कीमत 2250 और सरगोदा में 2240 रुपए है। सवाल ये है कि एक ही मुल्क में आटे की कीमतों में 650 रुपए का इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? इसी बहरान की हकीकत जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स बदरुद्दीन काकड़ साहब। बदर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, अगर हम सरकारी अदादो शुमार पर नज़र डालें तो दावा ये कि सिंध में इस बार गंदम की रिकॉर्ड पैदावार है। अब आप हमें ये ज़रा समझाएं कि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद भी हो, तो महज 3 माह के अंदर गंदम की जो बोरी है इसमें 4000 रुपए का बड़ा इजाफा, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? बहुत शुक्रिया आपके चैनल के देखने वालों का, उसके लिए पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का, कि क्यों आटा जैसे स्टेपल फूड जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है की महंगाई की वजह क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई वो ये खुलिया है कि उसके सबसे बेहतर की जितनी ज़रूरत हो उतनी ज़रूरत के मुताबिक आपके पास उसका रॉ मटेरियल मिल्स में मौजूद होगा, तो आप आटा दे सकोगे, मुकाबला कर सकोगे, एंड यूज़र को फ़ायदा पहुंचा सकोगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हालात को देखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने गुज़श्ता साल अगस्त से लेकर के आज तक
पूरे मुल्क के लिए गंदम की तरसील पर, आटे की तरसील पर पाबंदियां लगाई है। अगर कहीं पर इन्होंने थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन की है, वो परमिट के जरिए, जो परमिट के जरिए उसके पीछे भी एक ब्लैक मार्केटिंग, एक हिडन एक इकोनॉमी जनरेट की हुई है, उस जरिए से वो गंदम या आटा जो है बाहर जाता है, तो उस पर भी लोग, जो उसका जो एंड यूजर है, उसकी कीमत वो लोग अदा करते हैं। अब मसला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि इस दफ़ा जो हमारे पास गंदम की क्रॉप है वो बिल्कुल सही हुई है, 22 लाख मेट्रिक टन गंदम हमारे पास हुई है, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ये क्लेम कर रहा है। लेकिन आज़ाद ज़राए पार्को कहती है कि जो गंदम पाकिस्तान में इस दफ़ा हुई पिछले साल की बनिस्बत 3.6 मिलियन मेट्रिक टन जो है ये कम है। अगर ये कम है तो कम है तो गवर्नमेंट इसको मानने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ख़ास तौर पर जो हमारे फूड सिक्योरिटी इन शेप ऑफ जो व्हीट फ्लोर है वो पंजाब से मुंसलिक है, क्योंकि 75% जो शेयर्स हैं गंदम के पैदावार के वो पंजाब के पास हैं। अब पंजाब ने पहले तो पाबंदी लगाई आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी करते हुए, मॉनिटरिंग के नाम से पूरे मुल्क के लिए गंदम के तरसील और आटे की तरसील पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमारे पास वाफिर है, तो अगर वाफिर है 22 लाख मेट्रिक टन आपके पास गंदम की पैदावार, ये 22 करोड़ बोरियां बनती है 100 kg की, तो जुलाई में आपके पास ये शॉर्टेज क्यों है? कि आपके किरदार, आपके अमल ये बता रही है कि यहीं कहीं पर कुछ मसला है। अब मसला ये है कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट अगर करेंगे कि मुल्क में खुदा न खास्ता वाकई जो आज़ाद ज़रा कह रहे हैं कि कमी है, तो कमी लोग ये कहेंगे कि कमी क्यों हुई? कमी इस वजह से हुई, गुज़िश्ता 2 सालों से जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग थे, जो हमारे किसान थे, उनको गवर्नमेंट ने उनको सही रेट लेने नहीं दिया गया जो उनका हक बनता था गंदम का। तो उन्होंने जो पैसे कमा करके खेत पे खर्च करने थे, दवाओं पे खर्च करने थे, खाद पे खर्च करने थे। पाकिस्तान वैसे पहले भी पाकिस्तान दुनिया में सबसे इतनी अच्छी उसकी पैदावार नहीं है पर एकड़, अगर हम बात करते हैं दुनिया हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जब आपका जिम्मेदार के पास पैसे नहीं होंगे तो वो उसके पास पैसे नहीं है कि अपने फसल पे खर्च करें। तो गुज़िश्ता 2 सालों से जिम्मेदार ने ना कमा करके उन्होंने फसल पे खर्च नहीं किया, तो पर हेक्टर जो हील है हमारी वो पाकिस्तान में कम हुई है, जो आज़ाद ज़रा है। लेकिन गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करती है तो वो एक्सेप्ट करने के साथ आपने ये दोनों सिचुएशन बता दी है कि ये मसला है और एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा, और एक तरफ से कहा जा रहा है बहुत वाफर है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कमी। तो रियलिटी क्या है, असल हकीकत क्या है क्या जिसकी वजह से ये इतना इजाफा हो रहा है? इसमें आप देखें, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी ने कहा कि सुबह हमसे कहें, अगर सुबह समझते हैं कि मुल्क में गंदम की किल्लत है तो वो लिख करके दें, ताकि अब फिर हम इस पर सोचते हैं कि बाहर से हम गंदम मंगवाते हैं या नहीं। अब वफाक भी ये बार अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वफाक पिछले सालों में इस तरह हुआ है, हमने गंदम मंगवाया तो इतना ज़्यादा मंगवाया तो फिर हमारे यहाँ के जिम्मेदारों के पास उनका प्रोडक्ट बेचने का कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि पूरे मुल्क में हमने बाहर से गंदम मंगवा दी, हमने उनको भी जिंदा तो रखना है। अब वफाक ये वो अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं, वो सूबों को कह रहा है कि आप लिख करके दें, आप बताएं कि डिमांड क्या है, कि मुल्क में शॉर्टेज है। सूबे खास तौर पे पंजाब वो लिखने को तैयार फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो ये उनका इकबाल जुर्म होगा। अब उस दरमियान जो डिमांड सप्लाई पूरे मुल्क में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा की बात की, अब आपने पंजाब में लाहौर को कोट किया। अब ज्यादा से ज्यादा पूरी हुक्मरानी ज़ात के ज़ात की गंदम की जो सस्ता अवेलेबिलिटी की कोशिश सिर्फ लाहौर शहर तक है, ताकि वहाँ की मीडिया और वहाँ पर ये जीनत बनती रहे कि हम सस्ता आटा प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट पे आने से, ये गवर्नमेंट जब वजूद में आई तो इस गवर्नमेंट ने पहले ये कहा कि हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। अब आज के बाद फूड डिपार्टमेंट्स का कोई अमल दखल नहीं होगा, गंदम की मार्केट जो होगी डीरेगुलाइज होगी, मार्केट फोर्सेस इसके रेट का तयन करेगी, पूरे मुल्क में फ्री मूवमेंट होगी। लेकिन उसके बरअक्स गुज़िश्ता 2 सालों से सब्सिडीज भी इन्वॉल्व की गई है, पाबंदियां भी उससे पहले से सख्त कर दी गई हैं, मिलों पर चापे, गोदामों पर चापे, जो आड़त की जो मार्केट से पंजाब में उनके अंदर लोगों को जोर कोप करना, रास्ते पे चलती हुई गाड़ियों को पकड़ करके गवर्नमेंट के बाकी सरकार वहाँ पर खाली करवाना,
पहले इन्होंने कहा 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेंगे पंजाब में, आज इनको 10 लाख टन खरीदने में इनको मौत आ रही है, ये खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? अगर मुल्क में इतनी गंदम हुई है, अभी जुलाई चल रहा है, अब जुलाई में आपके पास ये हालात है, नवंबर दिसंबर में आपके पास क्या हालात होंगे? तो ये वो चीजें हैं जिसमें वफाकी गवर्नमेंट को, वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को अपना किरदार अदा करना होगा, इसमें किरदार भी अदा करना होगा और सोचना होगा कि जनाब हमें की जो कीमतें हैं ये कम करनी पड़ेंगी। और पहले हम देखते थे कि हुकूमत ही बारदाने की तकसीम किया करती थी, लेकिन अब हुकूमत ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया है और प्राइवेट पार्टी जो है वही बारदाने की तकसीम करती है, यानी सादा लफ्ज़ों में कहें तो गंदम खरीदती है किसानों से। तो इसके अलावा अगर हम देखें, पहले तो ये भी बात की जाती थी कि जनाब बहुत सारी जो गंदम है ये अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ जब से ताल्लुकात ख़राब हैं तो बॉर्डर भी बंद है, लेकिन उसके बावजूद समझ से बाला तरह की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं? अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा कि अभी तो जनाब कुछ ही अर्सा हुआ है, अभी तो गंदम की कटाई के सीज़न हुए हैं, तो आगे चलकर सूरत हाल जो है वो और भी बिगड़ सकती है। अभी से कीमतें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वी होप के कंट्रोल कर लें और गरीब को थोड़ा सा रिलीफ भी दें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अच्छा उज़ैर, अगर हम देखें बलूचिस्तान सिर्फ रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल और सी पैक और हमारी कौमी तरक्की का एक गेट वे भी है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ तरक्की के इम्कान सबसे ज़्यादा होते हैं, मुल्क दुश्मनों की नज़रें भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होती हैं। हालिया दिनों में बलूचिस्तान में रुनमा होने वाले अमन अमान के नाखुशगवार वाक़यात, मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले दरअसल पाकिस्तान की मुआशी शहरत को काटने की एक गहरी साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल महम, और ये जंग सिर्फ ज़मीन पर हथियारों से नहीं बल्कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे और गुमराहकुन बयानी के जरिए भी लड़ी जा रही है। मासूम और सादा लोग नौजवानों के जहनों को निशाना बनाया जा रहा है। ताहम हालिया कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ने दहशतगर्द तंजीमों की कमर तोड़ कर रख दी है। बलूचिस्तान हुकूमत मज़ीद क्या इक़दाम उठा रही है, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी महकमा दाखिला बलूचिस्तान खान यूसुफ ज़ई साहब ने। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का, खुशामदीद आपको। कहिएगा, बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे आप किन अनासर को जिम्मेदार समझते हैं, और दहशतगर्दी का ये जो असल मकसद है जिसमें मासूमों को भी टारगेट किया जा रहा है, ये समझ से बालातर है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है जो अचीव करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद जिस तरह हमने मार्का हक में अपने से 7 गुना ज़्यादा दिफाई कुव्वत वाले मुल्क को शिकस्त दी, उसके बाद से जो उसकी प्रॉक्सीज हैं वो अपने आका की हजीमत छुपाने के लिए, उसकी शिकस्त छुपाने के लिए बलूचिस्तान के अमन के ऊपर जो है अब हमला आवर हो चुकी हैं। हमें ये भी पता है कि इन प्रॉक्सीज को, इन फितनों को, फितनतुल हिंदुस्तान को, फितनतुल ख्वारिज को किसकी आशीर्वाद हासिल है, किसकी सपोर्ट से और किसकी फंडिंग से जो है वो बलूचिस्तान का अमन खराब कर रहे हैं। और इसमें एक बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसकी हमने अपने मुल्क में 40 साल मेजबानी की, उनके लोगों को एज ए रेफ्यूजीज, एज ए मुहाजिर 40 साल अपने मुल्क में रखा, वो भी उनका फैसिलिटेटर बना हुआ है। बलूचिस्तान के साथ 2 मुल्कों का बॉर्डर लगता है, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर, एक ईरान का बॉर्डर। ये जितने दहशतगर्द बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, ये अफगानिस्तान के रास्ते दाखिल होते हैं। और इन्हें फंडिंग कौन कर रहा होता है? इन्हें फंडिंग भारत कर रहा होता है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो, पाकिस्तान में तरक्की का पहिया चले। आपको पता है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान में सी पैक है, बलूचिस्तान में रेकोडिक है, बलूचिस्तान में जो है सेंदक है, और अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को मादिनियात से मालामाल किया है। इस खित्ते में जो सबसे ज्यादा मादिनियात से अमीर जो एक कोई इलाका है वो बलूचिस्तान है। हमारे दुश्मन को पता है अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान साउथ एशियन बनेगा, तो वो अब पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को डैमेज करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। भारत के ये फितने हैं, भारत के टुकड़ों पे पलते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में जो हालात खराब हो रहे हैं, ये जो कुछ लोग दावा करते हैं कि हम हकूक की जंग लड़ रहे हैं, या हम बलोचियत की जंग लड़ रहे हैं, या हम कौमियत की जंग लड़ रहे हैं, मैं खुद बलूचिस्तान का हूँ, बलूचिस्तान का बच्चा हूँ, सन ऑफ सॉइल हूँ। मैं आपको ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ,
ये एक लाहासिल जंग है, ना ये हकूक की जंग है, ना ये साइलो वसाइल की जंग है। एक बयानिया बनाया जाता है बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, उनके हकूक पंजाब के लोग खा रहे हैं, उनके हकूक सिंध के लोग खा रहे हैं। एक झूठा बयानिया, ताकि हमारे बाबर साहब नौजवान जो है वो यही जिस तरह मकसद है आपसे गुफ्तगू करने का भी। आप बताएं, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि हुकूक, एक्चुअल में हकीकत क्या है, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, अमन अमान के हवाले से भी, और कराची के अगर हम ताजर की बात करते हैं तो उनके साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद हुकूमत आवाम को ये यकीन कैसे दिलाएगी कि शाहराएँ और जो दूर दराज इलाके हैं वो महफूज हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के एक एक इंच पर हुकूमती रेट और रियासती रेट कायम व दायम है। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं जो नो गो एरिया हो। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज यहाँ पर एक्टिव हैं। वो हमारे मासूम लोगों को, मुसाफिरों को, मजदूरों को, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात का भी मैं एतराफ करता हूँ, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात अपनी जानों का नजराना देकर, अपनी जानों की कुर्बानियां देकर बलूचिस्तान के देरपा अमन को कायम रखी हुई हैं। बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ती। जिन दहशतगर्दों के खिलाफ इत्तला मिलती है, सूबाई हुकूमत के साथ शाना बशाना होकर उन दहशतगर्दों के खिलाफ IBOs ऑपरेशन भी किए जाते हैं, सर्च ऑपरेशन भी किए जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं माफ किया जाए। बिल्कुल जो बैनुस सूबाई शाहराएं हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वहां पर हमें कुछ मुश्किलात का सामना है। जैसा मैंने बताया कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, इसी तरह जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी बहुत ज्यादा रकबे पर मुहित हैं। अब इन शाहराओं के ऊपर ये जो दहशतगर्द हैं, जहां पर देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट कम है, उनकी पेट्रोलिंग कम है, ये शाहराओं पर आ जाते हैं। वो मुसाफिर हजरात जो घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें शनाख्त की बुनियाद पर ये जो है ना शहीद करते हैं, उनका कार्ड देकर शहीद करते हैं। देखिए, इनके पीछे जो मैं हमेशा कहता हूँ जो कुव्वत है, वो उन्होंने इन्हें कोई इखलाकियात दी नहीं है, इन्हें कोई एटीट्यूड्स बताए ही नहीं है। वो कहते हैं बस आपने बलूचिस्तान का अमन खराब करना है, आपने पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना है, उसके लिए आपको कोई मुसाफिर मिले, कोई मासूम मिले, कोई बच्चा मिले। गुज़िश्ता साल खुशदार में हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला हुआ। उन बच्चों का क्या कसूर था? उन बच्चों का तो इस दहशतगर्दी से कुछ लेना देना नहीं था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत यहाँ पर इन्वॉल्व है, वो फंडिंग कर बिल्कुल बिल्कुल भारत इन्वॉल्व है बाबर साहब, और फंडिंग भी की जाती है। और ये जो कहते हैं कि हमारे हुकूक जो है वो सलब किए जा रहे हैं, या पता नहीं दूसरे सूबे, एक बयानिया बनाया जाता है ना कि वो हमारे वसाइल पर काबिज हैं, या वो हमारे वसाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो जो आपके अपने अंदर बलूचिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुंचा के आप किसके एजेंडे को तकवीत दे रहे हैं? वो किस मकसद के तहत आप कर रहे हैं, और उससे आपको क्या हासिल हो रहा है? वो तो आपकी तरक्की के लिए प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन आप उन्हें भी तबाह कर देते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। देखें, बलूचिस्तान में जहां पर डेवलपमेंट होती है, वहां पर जाकर ये दहशतगर्द मशीनरी को नजर आतिश कर देते हैं, स्कूलों को बम धमाकों से उड़ा देते हैं, हॉस्पिटल्स को उड़ा देते हैं। अब तो ये इतने जालिम और सफाक बन गए हैं कि ये एम्बुलेंसों को जो है ये चोरी कर लेते हैं और उन्हें अपने दहशतगर्दी के अजाइम के लिए और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, ये कोई हकूक की जंग नहीं है, ये एक लाहासिल जंग है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं, 1971 में बलूचिस्तान, इससे पहले वो जो है एक फेडरेशन की इकाई था, 1 यूनिट था। जब से बलूचिस्तान सूबा बना है, पाकिस्तान के दीगर सूबे बने हैं, तब से 71 से लेकर आज 2026 तक बलूचिस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर आए वो सब बलोच हैं, बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। कोई सिंध से बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर नहीं आया है, कोई KP से नहीं आया है, कोई पंजाब से नहीं आया है। तो सूबे को तरक्की देना किसका काम है? सूबे के इन्हीं लोगों का काम है। लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं, ये मशीनरीज को आग लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये जो मीडिया की डोमेन है, उसमें भारत बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। कल भूषण यादव, एक हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर था इंडिया का, उसे जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा, उसने अपने एतराफी बयान में इस बात का एतराफ किया है कि उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे कि उसने बलूचिस्तान का अमन खराब करना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करानी है, बलूचिस्तान में नैरेटिव के डोमेन में जो है ना फेक नैरेटिव बनाना है। तो ये फेक नैरेटिव, ये मिसिंग पर्संस का जो नैरेटिव है, ये फेक नैरेटिव है, ये हकूक का जो नैरेटिव है, ये फेक नैरेटिव है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी यूथ को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करें, उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा बाबर साहब, ये सारी सिचुएशन आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सामने रख दी है कि इनका एजेंडा क्या है, इनके मकासद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, और इस सारी चीज़ों के पीछे कौन कौन है ये तो सब जानते ही हैं, वाजे भी है। अब किया क्या जा रहा है? सिक्योरिटी फोर्सेस क्या इकदाम कर रही हैं, और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या तरजीहात हैं?
देखें सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर हमारी एफसी, हमारी अफवाज पाकिस्तान बलूचिस्तान के देरपा अमन के लिए अपनी जानों का कुर्बानियां दे रही हैं, अपनी जानों का नजराना दे रही है। देखें हमें अब बलूचिस्तान की आवाम को ये बताना होगा, बलूचिस्तान के बच्चे बच्चे के जहन में ये डालना होगा कि ये आपके दुश्मन है, ये आपका मुस्तकबिल खराब करना चाहते हैं, ये आपको तरक्की नहीं होने देना चाहते। और इसके लिए देखिए हमें आप जैसे मीडिया के जो दोस्त हैं, हमें आपका ताउन दरकार होगा, हमें पाकिस्तानी कौम का ताउन दरकार होगा। आप लोग जो है बलूचिस्तान को एज ए छोटा भाई ट्रीट करें, बलूचिस्तान की जो मजबूत इमेज है वो दुनिया के सामने लेकर आए। दुश्मन ने बहुत पैसा लगाया, बिल्कुल, नो डाउट बाबर साहब, और हमारा मकसद भी यही है इस तरह के टॉपिक और इस तरह के मौजूआत को डिस्कस करने का भी बेहतर इमेज और बातें हैं वो आवाम के सामने आए और लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस भी हो। और जिस तरह से प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया जा रहा है ये तो हर किसी के सामने है और पूरी दुनिया देख रही है। भारत बाज नहीं आता, हर तरह से हर जगह से साजिश करने की कोशिश करता है। एक जगह से लगाम डाली जाए तो दूसरी तरफ आ जाएगा, दूसरी जगह से लगाम डाली जाए तो वो कोई तीसरी चीज ढूंढ कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान भी तैयार है और मुकम्मल तौर पर तैयार है भारत के इस तरह के हर एजेंडा को भारत आप देखें हमेशा जो कश्मीर बलूचिस्तान के अंदर शोरिश होती है उसका जिम्मेदार भारत ही होता है। आप उनकी मूवीज के अंदर जाके देख लें, आपको पता चलेगा कि कितना वो ऑब्सेशन रखते हैं बलूचिस्तान के साथ। और मूवीज के अंदर भी वो दिखा रहे होते हैं कि इंटेलिजेंस जनाब उनके एहलकार जो है वो वहां पर गए हैं और ये सारे कुलभूषण का मामला जो है वो पूरी दुनिया के सामने। और इसके अलावा हम बच्चों को ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि अगर आप बलूचिस्तान के अगर आप अपने हुकूक लेना चाहते हैं तो आवाज उठाएं, इन तंजीमों के पीछे लग के हथियार मत उठाएं, वरना फिर जब आप मुसल्ला होकर अपनी जिद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे तो फिर रियासत आपके साथ आनी हाथों से निपटेगी। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक ऑन द शो। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटों के लिए जी पूरे मुल्क में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपर दीर और कुमराट वैली में ग्लेशियर के फटने का शदीद ख़तरा मौजूद है, जिससे जी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे खूबसूरत इलाके जो हैं वो सैलाब की जद में आ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और मुजफ्फराबाद से लेकर पंजाब के दिल लाहौर, गुजरावाला और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी किया गया है। उज़ैर, बलूचिस्तान की हम बात कर लें तो उसके अजला कोयटा और ज़ियारत में गर्दालूद हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिशें एक्सपेक्टेड है। सिंध में देखें तो कराची, हैदराबाद और थरपारकर तक बादल बरसने के लिए तैयार है और आवाम को ऐसे में सख्त ताकीद की गई है कि बिजली के खंभों, बिलबोर्ड्स और कच्ची दीवारों से दूर रहे। और कराची में पारा जो है वो 37 डिग्री तक जाएगा। रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी हब्स को मजीद बढ़ा सकती है। मौसम की सूरत हाल जा किस तरफ रही है ये जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद ने। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का अलर्ट जारी किया गया है। मुतासरा इलाकों में इस वक्त ग्लेशियर्स फटने की रफ्तार क्या है और क्या वहाँ की मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की फौरी ज़रूरत है? देखें, फिलहाल तो जो हम जिस मौसम से हम गुजर रहे हैं मानसून सीजन के अंदर, जुलाई जहाँ तक रेनफॉल्स का ताल्लुक है, मानसून रेनफॉल्स हमारे मुल्क में एंटर होती हैं और हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बेहतर होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसके साथ कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी वाबस्ता हैं, जिस तरह फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं। ग्लोफ का जिक्र आपने किया है, जो टेम्परेचर राइज की वजह से उसके साथ अगर उसके साथ कंडीशन इस तरह की हो जाए, रेनफॉल्स हो जाए तो ग्लोफ के इवेंट्स भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल क्योंकि एक वेस्टर्ली वेव भी हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स को इफेक्ट कर रही है और कुछ मानसून करंट्स भी हमारे सदर्न हिस्सों में और सेंट्रल हिस्सों में जो है वो दाखिल हो रही हैं मानसून करंट्स भी। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह मानसून रेनफॉल्स की पेनिट्रेशन की वजह से जो हमारे सेंट्रल पार्ट्स हैं उसमें रेनफॉल के चांसेस हैं, जो हमारे जिस तरह मलाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में क्योंकि कुछ चंद दिनों से टेम्परेचर राइज था और अब क्योंकि वेस्टर्ली वेव है, रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो इन तमाम कंडीशंस की वजह से हम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जो कि चाहे वो माउंटेनियस एरियाज हों, उसके अंदर फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस, ग्लोफ के चांसेस, और इसी तरह अगर हम प्लेन एरियाज में आ जाएं तो उनमें ओवरऑल जो है अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले 1 या 2 रोज के दौरान ये चांसेस हैं, आज नेक्स्ट 24 आवर्स में, फिर उसके बाद मानसून इवेंट्स जो है काफी हद तक सबसाइड कर जाएंगी और टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हब्स की कैफियत जो है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कंडीशंस जो हैं वो स्विच होती रहेंगी फ्रॉम रेनफॉल कंडीशंस टू ड्राई कंडीशंस। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मानसून सीजन जो कि हमारा
जुलाई और अगस्त और मिड सितंबर तक रहता है, तो उसमें हमें ओवरऑल हाई अलर्ट में रहना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनको हम इन खास तौर पे जो पीक सीजन है, रेनफॉल के सीजन है, उसमें इग्नोर नहीं कर सकते। सही। अच्छा ज़हीर साहब, रिपोर्ट में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद जैसे गुंजानाबाद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के पास क्या आदाद-ओ-शुमार हैं कि इन शहरों में अगले 24 घंटों में कितने मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्किल है? देखिए, ओवरऑल तो अभी जो गुज़िश्ता रात है, इसमें मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिशें हुई हैं, सेंट्रल पार्ट्स में बारिश हुई है, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध में बारिश हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान भी इन एरियाज में जो है वो रेनफॉल होती हैं के चांसेस हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास जो रेनफॉल इंटेंसिटी है मॉनसून सीजन के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स हो जाती हैं, तो उनको जो है वो इन चांसेस को जो है वो हम मॉनसून सीजन में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ज़हीर साहब, कराची की अगर हम बात कर लें तो उसके हवाले से बताया गया कि मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा, दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन समंदरी हवाएं चलेंगी। कराची के शहरी इस वक्त शदीद हब्स और गर्मी का सामना कर रहे हैं लाहौर की तरह, तो ये बूंदाबांदी हब्स को बढ़ाएगी। आने वाले दिनों में किसी बाकायदा तेज़ बारिश का स्पेल भी इस हब्स को ख़त्म करने में कारगर साबित होगा? इस वक्त तो फिलहाल सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर वेयरिंग सिस्टम जो है वो कराची के इर्द गिर्द नहीं है। विंड्स क्योंकि कट ऑफ हो जाती हैं जब साउथ वेस्टर्ली विंड्स कराची में, तो वो हब्स की कैफियत जो है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर जो है वो कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज में बढ़े हुए हैं। सही। अच्छा ज़हीर साहब, कोयटा, ज़ियारत खुजदार और डेरा बुगटी में गर्द आलूद हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही कमज़ोर है, वहाँ इन तूफ़ानी हवाओं और बारिशों से कच्चे मकानात और मवासलाती निज़ाम को कितना बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है? जैसे कि मैंने जिक्र किया है, क्योंकि जो प्लेन एरियाज हैं उसमें हमारे पास विंड स्टॉर्म वगैरह के चांसेस जो हैं वो रहते हैं और वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा होता है। जो सेंट्रल पार्ट्स हैं हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे लूज डस्ट अवेलेबल होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर होता है, तो हमें ओवरऑल जो है कॉशियस रहना पड़ेगा मॉनसून सीजन में विंड स्टॉर्म्स के हवाले से। सही। अच्छा ज़हीर साहब, पाकिस्तान में बारिशों का पैटर्न बदल रहा है। जहाँ पर खुश्क साली होती थी वहाँ भी बारिशें हो रही हैं, जहाँ बारिशें होनी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रही है। तो हमें बताइएगा, पाकिस्तान आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज से कितना ज़्यादा मुतासर हो रहा है? क्लाइमेट चेंज तो एक हकीकत है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के उस दौर से जो है वो गुजर रही है जी। और ये जो एराटिक पैटर्न्स हैं, वो जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं या क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो भी इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में शायद ये जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं उसका हमें ज्यादा सामना करना पड़े। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और पैटर्न जो बदल रहा है, बारिशों का पैटर्न या गर्मी का पैटर्न, जिस तरह से हम देखते थे कि जून जुलाई में बहुत गर्मी होगी, अब जून जुलाई में हम देख रहे हैं बारिशें भी हो रही हैं, तो आगे आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में कितना इजाफा होगा? सर्द मौसम कब तक मुतवक्के है कि आ जाएगा? फिलहाल तो मानसून सीजन हमें ज्यादा है कि मानसून सीजन गुजर जाए, तो उसके बाद फिर ट्रांजिशन पीरियड आता है अक्टूबर और नवंबर के बाद, उसके बाद विंटर सीजन आता है। तो सरदस्त जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा कितनी दूर क्या कहना कि विंटर सीजन के हवाले से कि क्या हमारे पास कंडीशंस रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अहमद मावर साहब जो थे और मौसम की सूरत हाल से मुतालिक हमें आगाह भी कर रहे थे कि जनाब कहाँ कहाँ बारिशें बरस सकती हैं और जो हब्स का जोर है ये जनाब कब टूटेगा और कब हब्स से लोगों की जनाब जान छूटेगी। और यकीनन हम भी लाहौर में इंतज़ार ही कर रहे हैं कि जनाब हब्स का खात्मा हो, क्योंकि शदीद हब्स है। आप बाहर खड़े हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे, फिर भी आप पसीने से शराब हो रहे हैं। और उज़ैर शाम में भी हम देखते हैं थोड़ा मौसम अगर बेहतर भी हो जाता है, सूरज चला भी जाता है, सूरज बाबा चले भी जाते हैं, धूप चली भी जाती है, लेकिन जो गर्मी है, जो हब्स है वो वहीं की वहीं है। एसी भी काम करने बंद हो गए, गाड़ियों के एसी काम करने बंद हो गए, आप कुछ भी कर लें लेकिन हब्स जो है वो चीज़ें गल सड़ रही हैं, तो इंसान तो फिर इंसान है। लेकिन ये है कि हम ठंडे बेहतर मशरूबात, जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम में बताते भी हैं कि अच्छे कहवा जात पी सकते हैं और अच्छे मशरूबात पी सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, तो आप बेहतर भी रह सकते हैं और बिला वजह बाहर ना ही निकले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम आपको हमें भेजना पड़ेगा और जी मैं चलती हूँ। आपने हमें बताना है कि दर्जा हरारत मुख्तलिफ शहरों में आज क्या रहने वाला है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जी आप प्लान कर लें और अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए मौजू साबित हो। जी चलते हैं और देखते हैं।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर मकामात कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश यालाबारी की भी तवक्को की जा रही है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि जुनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का दर्जा हरारत देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा है 28 और कम से कम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 और मिनिमम 12 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 33 और मिनिमम 21 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 29 और कम से कम 17 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। अब आपसे शेयर करते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे के बेशतर अजला में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39 और कम से कम 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि सवात में मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो ये है 26 और मिनिमम 13 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद, पेशावर, चारसदा, सवाबी और डेरा इस्माइल खान में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 36 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि शहरी बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 36 और कम से कम 26 डिग्री तक रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 31 डिग्री तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। ताहम सूबे के दीगर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि वस्ती अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा में दर्जा हरारत 36 से 19 डिग्री के दरमियान रह सकता है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। वादी मेहरान का आखिर में जिक्र करेंगे, यानी कि सूबा सिंध। सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने की तवक्को है। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 28 रहेगा, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 और मिनिमम 28 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। जी तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल और आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना, और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं वहाँ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज भी करना है। आप प्रोग्राम में जी आगे बढ़ते हैं और किसी भी आम शहरी के लिए उसकी अपनी ज़मीन, उसकी जायदाद सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उसकी उम्र भर की कमाई, उसकी प्रोटेक्शन और इज़्ज़त नफ्स की अलामत होती है। लेकिन जब रियासत को इसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो अवामी मुफाद और ज़ाती हक़ के दरमियान एक बहुत बड़ा
कानूनी जो नुक्ता है वो आ जाता है, बहस शुरू हो जाती है और वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने वाज़ेह किया है कि नए टेलीकॉम बिल के तहत किसी भी शहरी की निजी जायदाद या ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया जाएगा और इंटरनेट की फराहमी के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ की इजारादारी ख़त्म की जाएगी। ताहम दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाबी अराजी केस में फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि रियासत अवामी मुफाद में मालिक की मर्जी के बगैर भी ज़मीन ज़बरदस्ती ले सकती है और अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि शहरियों को सोने के बदले सोना दिया जाए, तांबा नहीं, और मुआवजा जो है वो सिर्फ सरकारी रेट पर नहीं बल्कि मौजूदा मार्केट वैल्यू और अफराते ज़र को देख कर ही तय किया जाएगा। बिल्कुल सही माहम। और ये कैसा कानून साजी अगर हम देखें और आईनी हुकूक जो हैं ये आमने सामने आ खड़े हुए हैं कि एक तरफ हुकूमत 6 माह की तरामीम के बाद टेलीकॉम बिल को सेनेट भेज रही है ताकि डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत टावर्स और सामान लगाने की राह हमवार हो, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अराजी के हुसूल में ताख़ीर की कीमत भी मुतासरा शहरी को मिलनी चाहिए ताकि वो किसी मौशी बहरान का शिकार ना हो। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि इन दोनों फैसलों के बाद ज़मीन के मालिकान के हुकूक का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या पब्लिक सेक्टर मनसूबों में ज़मीन के हुसूल का तरीक़ेकार तब्दील होना चाहिए। इस बिल और फैसले के दूरस असरात क्या होंगे, इसी पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आमिर बलोच ने। आमिर, बहुत शुक्रिया। कहिएगा, एक तरफ वफाकी वजीर शिजा फातिमा साहिबा ये कह रही हैं कि टेलीकॉम बिल के तहत किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हुकूमत अवामी मफाद में ज़बरदस्ती जायदाद ले सकती है। अब कन्फ्यूजन भी है लोगों को इस हवाले से, तो बताइएगा कन्फ्यूजन जो पाई जा रही है अब इसका सलूशन क्या नज़र आता है? जी देखिए, जनवरी 2026 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल था वो कौमी असम्बली में पेश हुआ। अब ये देखें कि जनवरी में पेश हुआ और ये आके जून में कौमी असम्बली से इसकी कुछ शिक्कें जो है ना पास हुई और पीपल्स पार्टी की जानिब से इसके ऊपर एतराज़ात भी हुए। अब ये जो बिल है ये 1996 के पुराने कानून में तरमीम के लिए लाया गया, ये हुकूमत की जानिब से ये कहा गया। अब ये जनवरी में जब पेश हुआ तो उसके बाद इसका जो मकसद ये हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान का जो मौजूदा टेलीकॉम कानून है 1996, तो वो ये उस वक्त का है जब मुल्क में सिर्फ 2G टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अब मुल्क में डेटा इस्तेमाल में पिछले 2 सालों में 25% इजाफा हुआ है और हुकूमत 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत ने का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि 5G और जदीद डिजिटल इकॉनमी के लिए पुराना कानून नाकाफी था। अब इस बिल का जो बुनियादी मकसद है वो हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं वो बिछाने और टेलीकॉम टावर्स लगाने की जो राह है वो उनमें जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर करना और सरमायाकारी लाना है। अब इसे तकनीकी ज़बान में हम राइट ऑफ वे यानी जो गुजरगाह होती है उसको आसान बनाना भी कह सकते हैं। अब ये जो बिल है जब जून में कौमी असम्बली से पास हुआ और सेनेट में गया, सेनेट ने इसको कमेटी में भेज दिया। अब उसमें क्या क्या हुआ है, सबसे पहले अब जनवरी में पेश होने वाला ये जो बिल है अब इस वक्त मुतलका कमेटी के पास गया जहां तफसीली बहस हुई। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ करदा जो 6 तरामीम थी वो शामिल की गई और उसे 11 जून को बिल आखिर कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अब उसके बाद सेनेट में गया, ये 15 जून को ये सेनेट में गया और 15 जून को ये बिल सेनेट में भेजा गया और सेनेट की जो कैमा कमेटी है अब वो सेनेट की जानिब से कैमा कमेटी को भेजा गया जहां पर सेनेटर्स और जो दीगर जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से कुछ शिकों पर शदीद इतराज़ात उठाए गए। सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर बहस छिड़ी रही कि बिल के तहत टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी निजी जमीन पर जबरदस्ती टावर लगाने या केबल बिछाने के लिए बेपनाह जो इख्तियारात मिल रहे हैं जो कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। इसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस हुआ जून में और जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस हुआ तो 24 जून को वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ उनको कहा कि ये कमेटी उनकी उसमें सरबराह में बना दी। अब जब अवाम और सेनेट की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया तब वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिस आया और अब मौजूदा जो इसका स्टेटस ये है कि एतवार वाले दिन जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं और उनके साथ साथ जो वज़ीर IT हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि जो निजी ज़मीन है
इस पर कोई कब्जा नहीं होगा और बिल की किसी भी शिक का ये मतलब नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां मालकान की इजाजत के बगैर निजी जायदाद में दाखिल हो सकती हैं या इस पर जबरदस्ती कब्जा कर सकती हैं। अब उन्होंने ये भी वादे किया है कि निजी जमीन इस्तेमाल करने के लिए मालिक की रजामंदी और कानूनी तरीकाकार लाजमी रहेगा। अब वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि जो मसला है वो निजी शहरियों का नहीं बल्कि इन हाउसिंग सोसाइटीज का है, जो पहले तो मुआहदा कर लेती हैं लेकिन बाद में इंटरनेट और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी राह में रुकावटें खड़ी कर देती हैं, जिससे शहरियों को सुस्त इंटरनेट का सामना करना पड़ता है। ये बिल ऐसी जगह पर ये वादे हो जाएगा कि ये जो बिल है। अच्छा आमिर, जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया और ये सारा मामला है, ऐसे में अगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का हम फैसला देखें, उन्होंने अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 23 और 24 का हवाला दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि मुआवजा सरकारी रेट पर नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू और मुस्तकबिल की अहमियत पर तय होगा। सरकारी मंसूबों के लिए जब ज़मीन ली जाती है तो सरकारी रेट मार्केट रेट से बहुत कम होता है। इस फॉर्मूले के बाद हुकूमत के तरक्याती बजट पर कितना बोझ पड़ेगा? हाँ जी, देखिए जो अदालतें जो हैं अक्सर इस तरह के फैसले देती रहती हैं और अदालतों की जानिब से यही होता है कि जो इंसाफ है, एक इंसाफ के साथ साथ जो आम आवाम है, आम आवाम और हुकूमत के दरमियान मुख्तलिफ जो तनाज़ात हैं वो खड़े होते रहते हैं। तो उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अक्सर ये फैसले दिए जाते हैं। अब जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फैसला है, उन्होंने वाज़ेह तो कर दिया है कि ये जो आम शहरी है, आम शहरी का हक है। अब हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है, हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, हुकूमत की पॉलिसी में अदालत दखल अंदाजी नहीं करती होती। जो खास तौर पर कौमी असम्बली से पास हो चुकी हों, पार्लियामेंट से जो चीजें पास हो चुकी हों, जो कानून बन चुका हो, जो पॉलिसी पार्लियामेंट से बनी हो, उस पॉलिसी में अदालतें दखल अंदाजी नहीं करती होती। अदालतों की जानिब से सिर्फ वो बताया जाता, रास्ता बताया जाता है। अब हुकूमत ने उस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करनी है या नहीं करनी, वो हुकूमत की सवाबदीद है। और साथ साथ जो ऑर्डर अदालत की जानिब से कर दिया जाता है तो वो सिर्फ उसी केस की हद तक जो हुकूमत अच्छा है। आमिर, हमें ये भी बताइएगा कि ये जो टेलीकॉम बिल है 6 माह तक कौमी असम्बली में ज़ेरे गौर रहा, 6 तरमीम के साथ पास हुआ, फिर अब सेनेट की मुतल्लिका कमेटी में अब इस बिल पर क्या मुशावरत मुतवक्की है? और इसके अलावा वो जो एक बहस छिड़ गई थी कि अगर कोई शहरी अपनी ज़मीन नहीं देता तो उस पर जुर्माना भी होगा, कानूनी चाराजोई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका स्टेटस अब क्या है? ये देखें, जो बाकायदा तौर पर सजाएं भी वो तजवीज़ की गई थी उसमें खास तौर पर उस हवाले से भी वाज़े किया गया है जो वज़ीर कानून और आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से। अब खास तौर पर जो बिल था उसमें जो शिक्के खास तौर पर जिसमें बताया गया था साइट बी, सेक्शन 27B बिल के जो सेक्शन 27B है उसके तहत तजवीज़ करता जो 5 करोड़ रुपए थे उस तक के जो जुर्माने हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि दोबारा गौर किया गया है और उसके ऊपर जो सिफारिशात हैं वो जो कानूनी माहिर हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं दिगर, उनसे सिफारिशात लेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर दोबारा गौर करके नया बिल बनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो इस बिल का जो हतमी कानूनी नहीं, क्योंकि ये पास अभी तक नहीं हो तो हतमी कानून भी नहीं बना और ये सेनेट की कमेटी में ज़ेरे गौर है। सही, अभी ज़ेरे गौर है और हतमी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त का, और अब देखना ये है कि इस पर क्या हल निकलता है और क्या होता है। अभी हतमी तौर पर जी कुछ सामने नहीं आ सका। ये दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पर गौर किया जा रहा है और एक तरफ से फैसला है, दूसरी तरफ से और बिल्कुल ये इमाम जो फैसला है शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ हमें नजर आ रहा है इस मामले में। बिल्कुल। अब नाज़रीन, 1 अप्रैल 1967 को गिलगित बल्तिस्तान के एक गरीब किसान और नियत जान के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम लालक जान रखा गया। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने आबाई गांव से हासिल करने के बाद जी जब 1984 में पाक फौज का हिस्सा बने तो अपनी मिसाली ड्रिल और चुस्ती और कमांडो महारत की वजह से सबकी आंखों का तारा बन गए। अब जब उनको याद किया जा रहा है तो उन पर एक खुसूसी रिपोर्ट भी देख लें। हवलदार लालिक जान 1967 में आबाई गांव गिजर यासीन गिलगित में पैदा हुए। वादी गिजर जिसे वादी शोहदा भी कहा जाता है। लालिक जान 12 NLI के एक बेबाक, निडर और बहादुर सिपाही के तौर पर उभर कर सामने आए। मई 1999 में दुश्मन भारत एक बड़ी जारहाना कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था। तब हवलदार लालिक जान कंपनी हेडक्वार्टर में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे थे। हवलदार लालिक जान ने जंग के अगले महाज पर लड़ने के लिए अपनी खिदमात रजाकाराना तौर पर पेश की। मुट्ठी भर साथियों के हमरा
हवलदार लालिक जान ने न सिर्फ अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया बल्कि दुश्मन के मुतादिद हमलों को नाकाम बनाकर उसे भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। 7 जुलाई को दुश्मन तमाम दिन हवलदार लालिक जान की पोस्ट पर गोलों से आग बरसाता रहा और फिर उसी रात 3 मुख्तलिफ अतराफ से हमला भी कर दिया। इस हमले में हवलदार लालिक जान शदीद जख्मी हो गए। तहम शदीद जख्मी होने के बावजूद आपने महाज़े जंग से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आपके जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान के साथ मुंह की खाना पड़ी। बाद अज़ां हवलदार लालिक जान दिफाए वतन का अजीम फरीजा सरअंजाम देते हुए जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए। उन्हें उनकी जुर्रत व बहादुरी के एतराफ में सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। हवलदार लालिक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी जर्द लगाई जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेगा। कश्मीर की वादी गिजर, जिसे वादी शोहदा भी कहा जाता है, आज भी लालिक जान के कसीदों से गूंज रही है। गजाला नौरीन, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। शहीदों को पूरी कौम का सलाम। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, एक माँ के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब वो 9 माह की तकलीफ़ के बाद अपने जिगर गोशे की पहली आवाज़ सुनती है और उसे अपने सीने से लगाती है। लेकिन ज़रा इस हौलनाक मंज़र का सोचिए कि हमारे अपने इर्द गिर्द इसी धरती पर जी 1 मिनट में ही और हर 1 मिनट के गुजरने के साथ साथ किसी न किसी माँ की जो गोद है वो उजड़ जाए और वो नन्हा सा वजूद दुनिया की हवा में पहली सांस मुकम्मल करने से पहले ही हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। पाकिस्तान में रोज़ाना 675 मासूम नौमौलूद बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि आलमी इदारे सेहत के अदाद शुमार बता रहे हैं कि सालाना 2,45,000 से ज़ायद बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही इंतकाल कर सकते हैं। एक और तहकीकाती रिपोर्ट बताती है कि 90% हामला खवातीन में खून की शदीद कमी है, जिसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही नहीं होती। देही इलाकों के बुनियादी सेहत मराकज़ का हाल ये है कि वहाँ सिर्फ 45% दाइयाँ तरबियत याफ्ता हैं। और पाकिस्तान दुनिया के उन 3 बदकिस्मत ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ शीरखार बच्चों की अमवात की शरह बुलंद तरीन है। सवाल ये कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ में इन मासूमों की ज़िंदगी की कोई कीमत है या नहीं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए और इसका हल तलाश करने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे मुल्क के मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़िकाश मलिक साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया के उन 3 सर-ए-फ़हरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ नौमौलूद बच्चों की हलाकत सबसे ज़्यादा है, यानी रोज़ाना 675 बच्चों का इंतकाल। मतलब कहते हुए भी आप ज़रा एकदम परेशान होते हैं कि इतनी बड़ी तादाद। वैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप हमें बताइएगा कि इसके पीछे अवामिल क्या है। जी बहुत शुक्रिया ख़ास उस मौजू पर उठाने के लिए जिस पर हम बहुत देर से तवज्जो हमने की है। स्पेशली जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान 3 फहरिस्त ममालिक है, और मैं थोड़ा उसमें ऐड ऑन कर सकूँ कि 3 ममालिक कौन से हैं जिसमें पाकिस्तान बल्कि कभी तीसरे नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, बल्कि एक रिपोर्ट में तो पहले नंबर पर भी शामिल है। और उसमें 2 बाकी ममालिक, एक अफगानिस्तान और एक सोमालिया है। तो आप सोच लें कि हमारा कंपैरिजन किसके साथ। इवन बांग्लादेश इज़ मच बेटर देन अस, और बाकी इवन आप दूसरे कंट्री अफ्रीका के इथोपिया हमसे बेहतर है, बाकी दूसरे ममालिक बेहतर। अच्छा, पहली बात। दूसरा, अवामिल क्या देखें, सबसे बड़ा जो मसला हमारे पाकिस्तान में हो रहा है वो कि जब माँ शादी होती है एक मदर की, जब वो मदर बनती है, एक बीवी बनती है, तब से इसको हमने कंट्रोल करना है। और वहाँ पे हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि जब आए उसकी न्यूट्रिशन अच्छी हो। हम 4 एस्पेक्ट्स पे उस पर हेल्प कर सकते हैं, यानी कि उसको हम न्यूट्रिशन अच्छी दें। उसका जिस तरह हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या, आयरन क्यों कम हो रहा है। जिस तरह भी आपने कहा कि 90% में आयरन की कमी है, फौलाद कम है, एनीमिक है। तो सबसे बड़ा मसला क्यों हो रहा है कि हमारे किसी भी चीज़ में आयरन मिला नहीं हुआ। जिस तरह आई बिंग वैन इन यूके, तो वहाँ पे इवन उनके दूध में, उनके आटे में आयरन मिला हुआ है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ में आयरन मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है। हमारा यहाँ पे हर दूसरा बंदा एनीमिक है, हर दूसरा बंदा की हड्डियों में दर्द हैं, हड्डियाँ कमज़ोर है, विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो हमें इन चीज़ों को नेसेसिटीज़ में ऐड ऑन करना है, पहली बात। अब उसकी मदर की केयर, जब मदर हमल हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसमें फिर अपना उसको गायनाकोलॉजिस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। आपको एक सुन के भी हैरत होगी कि
WHO के अकॉर्डिंगली हर 3 से 5 किलोमीटर देहात के एरिया पर एक देहाती सेहत मरकज़ होना चाहिए, जिसे हम बेसिक हेल्थ यूनिट BHU बोलते हैं। जी पाकिस्तान में 75% केसेस में 5 किलोमीटर से ज़्यादा पर BHU मौजूद है, 75% केसेस में, और बलूचिस्तान में तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो आप सोचें कि हमारे BHUs बहुत लिमिटेड है। अच्छा, जब लिमिटेड है तो इसमें गायनाकोलॉजिस्ट भी है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। अगर जो 24/7 BHUs एक गवर्नमेंट का एक उन्होंने एक स्टेप उठाया, लेकिन उसमें भी गायनाकोलॉजिस्ट मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग में नहीं है। अब सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर्स या मिडवाइफ्स मौजूद हैं, तो वो उनको टोटल ट्रेन नहीं है, या बाज़ दफ़ा वो इतने दूर इलाके में चले जाते हैं कि वो फिर उस जगह पे जाते नहीं, अटेंडेंस पूरी नहीं होती। तो देयर मल्टीपल फैक्टर्स। हमें तो पहले स्टार्ट हमें एंटीनेटल केयर से। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको सुन के हैरानगी होगी। एक तो आपने कहा 2,75,000 वो हैं जो न्यूनेटल मोर्टालिटी, जिसे हम NMR बोलते हैं, न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट। ये हमारा न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट जिस तरह 3 ममालिक में ज़्यादा है, और ये 2.5 लाख है अप्रॉक्सीमेटली। एक और एस्पेक्ट है जो हम स्टिल बर्थ्स बोलते हैं, यानी कि वो बच्चे जो अभी दुनिया में आए ही नहीं जिंदा होकर, वो माँ के हमल से ही मरे, अंदर ही मरे और फिर डेथ हो गई, वो 1,90,000 सालाना है। यानी कि आप देख लें कितना क्लोज है टू द NMR और स्टिल बर्थ। तो हमें कंट्रोल करना है तो मदर से कंट्रोल करना, और हमारी आप देखें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक जो गुर्बत में अगर एक गरीब खानदान है उनमें जल्दी शादी हो रही है, जो एक अमीर एस्पेक्ट्स है जो दूसरी सोसाइटी का एक रूप है उनमें लेट शादी हो रही है। 18 और 35 साल उम्र के दरमियान ये मदर की एक आइडियल एज होती है मदर बनने की। अब वो ज्यादा हो जाए कम हो जाए, दोनों कंडीशन में बच्चे को रिस्क फैक्टर्स हैं, स्टिल बर्थ के रिस्क फैक्टर्स हैं, कंजेनिटल एनोमलीज, बच्चे के डिफेक्ट, कभी कान नहीं बना, कभी हार्ट दिल नहीं बना, कभी आंखों का डिफेक्ट है, कभी होठों का डिफेक्ट है, हाथ पैर नहीं बन रहे। अच्छा, अब मदर जब हमल होती है, अब उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम कहते हैं कि फॉलिक एसिड ले, आयरन ले, कैल्शियम ले। फॉलिक एसिड तो स्टार्ट से शुरू करें, इवन बिफोर द प्रेगनेंसी स्टार्ट करें। अच्छा। एक हुआ कि स्टडी हो के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके दिमाग के डिफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों के दिमाग बड़े बड़े साइज के, जिसे हम हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। बड़ी तहकीकों की वजह क्या बन रही है, जब उसमें तहकीक हुई तो पता चला कि माँ में फॉलिक एसिड डेफिशिएंट है, और आज भी हमारे हाइड्रोसेफलस का रेशियो ज्यादा है, क्योंकि देहाती मदर्स को पता नहीं मैंने फॉलिक एसिड लेना। इवन फॉलिक एसिड शुड बी टेकन बिफोर द प्रेगनेंसी, उनको 3-4 महीने पहले स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो फॉलिक एसिड नहीं ले रहे। फिर अनीमिक है, फिर अगर अब हमल हो गया, प्रॉपर गायनी नहीं है, अब प्रॉपर WHO कहती है कि 4 से 8 विजिट्स ANC एंटीनेटल केयर विजिट्स होने चाहिए एक गायनाकोलॉजिस्ट में, वो अवेलेबल नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे उसकी न्यूट्रिशन, उसको आप डाइट अच्छी रखें। फिर एक एजुकेशन एक हक है। अब एजुकेशन उसको नहीं मिल रही, एक देहात में उसको नहीं एजुकेशन मिल रही। और देखें, हम पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ये इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं करता। इस ज़री मुल्क में हमारा BHU सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा RSC रूरल हेल्थ सेंटर्स, हमारा तहसील हेडक्वार्टर्स, हमारा DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आदो हमारा जी आपने ना दरिया को कूजे में बंद किया है, सारे अवामिल भी बता दिए, हर चीज़ भी बता दी है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ख़वातीन अगर बच्चियों की बात करें तो आजकल खा ही कुछ नहीं रही हैं। डाइट का भी बहुत ज़्यादा मसला है, या खाया ही नहीं जाता, और अगर खाती हैं तो वो यही बात है कि पास्तास खा लिए, नूडल खा लिया, या फिर जंक फूड खा लिया, जो दिल कर है। तो वो वहीं से शायद एक स्टार्टिंग से ही वो केयर नहीं हो रही होती है, फिर जब शादी होती है, प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं, तो वो शायद कंसीव करना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली और ये हमारा अलमिया है कि दोनों एस्पेक्ट्स में अगर देहात वाले तो वो सिर्फ दूध और दही डेयरी प्रोडक्ट्स में रखते हैं, और अगर शहरों वाले वो फास्ट फूड में रखते हैं। दोनों तरफ एक डिस्प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं है। हमें दोनों सिचुएशंस में बैलेंस, और इसलिए हम एजुकेशन में हमें फीमेल्स को एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए कि व्हाट्स गुड फॉर हेल्थ, फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ। अब देखिए, एक औरत से पूरा ख़ानदान आ रहा है। अगर जिस तरह एक पेशेंट मेरे पास है, मदर एनीमिक, माँ को खून की कमी, उसके 3 बच्चे, तीनों में खून की कमी, माँ को पैदाइश के दौरान में खून लगा, बच्चों को भी अब 1 साल के हो गए, बच्चों को भी हमने आयरन लगाना पड़ा। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो इट्स गोइंग ऑन, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं लगाएंगे। और यही हो रहा है कि आज हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, इन ऑल द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट है। और इसकी जब देखें, जब बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ पे, जिस तरह अगर बच्चे माँ में खून की कमी है, जैसा आपने अभी कहा कि 45% लेडी जो एक्सपर्ट हेल्थ विजिटर है वो मौजूद नहीं है। एक माँ, एक बच्चा जब जन्म रहा होता है तो हेल्थ वर्कर का होना जरूरी है। अगर नहीं है, देहात में या बैकवर्ड एरिया पे है, वो अपने BHU में नहीं जा रही, तो वो अपने करीबी किसी दाई को कहेगी कि आगे कर लो। अब वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको हमें एक्सपर्ट करना है।
अगर वो दाई हम गवर्नमेंट अगर उस लेवल पर जाके थोड़ा अगर ट्रेन कर दे और ट्रेन कर दे उनको कोर्सेज कराए, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं, अच्छा ये बिल्कुल आप बताइएगा इनको किस तरह से ट्रेन कीजिएगा, लेकिन ये भी बता दें कि इनकी तरबियत ना होना कितना नुकसान है। मतलब कभी कोई बुला रहा है डायरेक्शन ठीक करने के लिए बेबी की, कभी किसी काम के लिए, और अगर ये एक्सपर्ट नहीं है इस काम में तो फिर कितना ये नुकसानदेह होता है। फिर तो बहुत, जिस तरह देखें मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, अगर एक्सपर्ट नहीं, क्या होता है, बच्चा डिलीवर हो रहा है, अब दाई हैंडल कर रही है एक गाँव में, बच्चा डिलीवर हो रहा है, बच्चा दरमियान में आके फंस गया, इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर बोलते हैं जी। अब ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो सबसे बड़ा नुकसान बच्चे को होगा, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसा देखिए बच्चे का सर बाहर है बाकी बॉडी अंदर है, या बच्चे की जो कॉर्ड अराउंड द नेक होगी, बच्चा फंस गया है, तो सबसे बड़ा मसला बच्चे को होगा। और क्या होता है एस्फिक्सिया, यानी कि बच्चे को खून ना जाना। और आपको सुनकर हैरानगी हो कि हमारे पाकिस्तान में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्या होता है कि बच्चों को दिमाग में ऑक्सीजन ना जाना। अब एस्फिक्सिया होने की वजह से क्या होगा, बच्चे रोएंगे नहीं, जब रोएंगे, इस अक्सर कहते हैं कि हम बच्चों से पूछते हैं जब एबनॉर्मल होते हैं, जिस तरह बाद में आप जब बड़े होते हैं आप देखते हैं कुछ बच्चे नॉर्मल नहीं होते, उनका आईक्यू कम होता है। जब हम उसको बैक पीछे हम अपनी स्टडी करते हैं बैक जाके, तो हम देखते हैं कि वो बच्चे पैदाइश में रोते नहीं हैं। रोना ना एस्फिक्सिया की अलामत है, और एस्फिक्सिया इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर एनएमआर, नौजायदा बच्चों की अमवात की वजह सबसे बनती है। और एनएमआर ये, और आपको इस सुन के भी हैरान करो कि एस्फिक्सिया इट इज द कंट्रोलेबल फैक्टर। व्हेन व्हाइल बीइंग इन यूके, वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया कई देर तक, तो वहाँ पे मुझे एक भी एस्फिक्सिया का पेशेंट नहीं मिला। इसकी वजह क्या है कि वो कंट्रोल, उन्होंने उसको कंट्रोल किया, हमने कंट्रोल नहीं किया। हमारे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर्स हो रही हैं, माँ के खून की कमी है, प्रॉपर हेल्थ विजिटर नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग्स में नहीं हो रहा, प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स में नहीं हो रहा, और बच्चे फिर ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड बड़ी वजह जो बच्चों में नौजायदा बच्चे जिनकी अमवात हो रही है वो प्री मेच्योरिटी है, जल्दी पैदा होना। और जल्दी पैदा होना सबसे ज्यादा लिंक मदर से होता है। मदर कमजोर है बहुत ज्यादा, जल्दी शादी हो गई है, या 35 से ज्यादा उम्र है, या उसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिल रही, आयरन कम है, जैसा भी आपने कहा, ये सारी वजूहत में बच्चा जल्दी पैदा होता है। अच्छा, जब बच्चा जल्दी पैदा होगा तो सबसे बड़ी वजह यानी कि 35% कॉजेज टू 40% प्री मेच्योरिटी है। प्री मेच्योर होगा तो क्या होगा, अब देखिए बच्चा जल्दी पैदा हुआ ना, उसको सांस लेने का तरीका आता है, सांस नहीं ले रहा, इसे हम एपनिया बोलेंगे। अब सांस लेना शुरू कर दिया, छाती मेच्योर नहीं है तो आरडीएस हो जाएगा। अब उसकी नाली बहुत फ्रेजाइल, बिल्कुल धागे की तरह की है, बहुत जल्दी नाद फट जाती है, दिमाग में फटेगी तो आईवीएच हो जाएगा, आईवीएच यानी कि स्ट्रोक हो जाएगा। बहुत पतली नाड़ें हैं, अगर अपनी आंतरी में फटेगा तो नेक हो जाएगा, जिसे हम नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ बच्चे की नाड़ें पतली हैं वहाँ पे उसको डिफेक्ट हो रहे हैं, उसके मसाइल हो रहे हैं। तो प्री मेच्योरिटी इज फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज, एंड सेकंड इज द एस्फिक्सिया। बाकी फिर इन्फेक्शन है, निमोनिया है और टेटनस है, ये सारी चीजें, और इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। मदर अगर अच्छा विजिट कर रही है, जिस तरह एक मदर ने बच्चे कुछ एक मदर का बच्चा पैदा वो सुन नहीं सकता था, अच्छा, सेकंड बच्चा पैदा वो भी सुन नहीं सकता था। फिर हमने कहा कि क्या वजह, बच्चा क्यों नहीं सुन रहा। जब हमने मदर के टेस्ट कराया तो मदर में टॉर्च इन्फेक्शन निकला। एक इन्फेक्शन है जो प्रिवेंटेबल है, अच्छा, यानी कि हम उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, बच्चे की जो गूंगापन है, उसका बहरापन वो सारा सही हो जाना था। यानी कि मदर की सेहत इतनी इम्पोर्टेंट, मदर की सेहत देखिए, मैंने कहा स्टार्ट शादी से हो जाता है, और उससे हमने अगर चेंज लानी है तो मैं बीइंग ए न्यूनेटोलॉजिस्ट, मैं एक पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट, और हम एक पूरी पाकिस्तान में एक कैंपेन भी चलाई हमने, और हमारी पूरी टीम है, जैसा डॉक्टर सिकंदर साहब है, डॉक्टर इरफान साहब है, हम पूरी टीम चलाई। जैसे हमने अब एक लाजमी किया कि हमने यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इसको लाजमी किया कि जो डॉक्टर भी अब बनेगा, जो नर्स भी अपना बीएनएस कंप्लीट करेगी, उसमें कंपल्सरी कि वो न्यूनेटल रिससिटेशन करेगा। न्यूनेटल रिससिटेशन इज सिंपल प्रोसीजर, ये 1970s में इजाद हुआ, और ये सिंपल एक एम्बू बैग और कुछ टेक्निक्स है। अगर आप न्यूनेटल रिससिटेशन कर ले, आप 30% न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। तो हमने ये लाजमी किया कि अब यूएचएस में कि जितना डॉक्टर बनेगा, जो नर्स बनेगी, वो न्यूनेटल रिससिटेशन करेगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन, और ये वाकई बड़ी हेल्दी डिस्कशन है। कितने पेरेंट्स हैं, कितनी माएँ हैं जिनको शायद अवेयरनेस ही नहीं, इस बारे में पता ही नहीं है कि सारा मामला उनसे शुरू होता है। उन्होंने एक नस्ल चलानी है, उनकी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि ये मामला शादी से शुरू हो जाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बड़ों की बातें, कुछ बुजुर्ग भी ऐसे कहते हैं कि हो गया है, असी भी दाइयां दे नाल कीता है ना, इस तरह की बातें हो रही होती, तो ये चीज़, ये फैक्टर भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बाद में खुदा न खास्ता कोई
बच्चे में मसला निकल आए मसला तो फिर निकल आप आए, उसे यस। एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल एक एक डॉक्टर से नन्ही सी दूसरे तक जान को लेकर फिर रहे मुसीबत में होते हैं। तो डालना बेहतर आपने। ये है कि जब माँ कंसीव कर ले तो आप उसका बहुत ज़्यादा पूरा ख्याल ख़ानदान पूरा रखें। कुंबा उसका अगर ख्याल रखे तो इस तरह के मसाइल से बचा जा सकता है। और मेरे लिए तो यही बड़ी हैरानगी की बात है कि मतलब सोमालिया और अफगानिस्तान और उनकी फहरिस्त में पाकिस्तान है, तो हमारा हुकूमत नाम को है, इस बिल्कुल। सिलसिले में भी यहाँ पर भी काम Awareness करने की की बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरत है इस शोबे में, ताकि मोर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चों का इसको कम किया जा सके। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अक्सर अपने घरों की बरकत उन बेटियों, बहनों और माओं को करार देते हैं जिनके कदमों तले जन्नत ढूंढी जाती है, लेकिन जब बात उनके जायज़ मुआशी हक की आती है तो हमारे दिल तंग हो जाते हैं। पाकिस्तान में आज भी ख़वातीन की अक्सरियत को उनके जायज़ विरासती हुकूक से महरूम रखा जाता है। कभी जज्बाती ब्लैकमेलिंग कर दी जाती है और कभी ख़ानदानी इज़्ज़त के नाम पर, तो कभी हम देखते हैं कि ज़ुबानी हिबा के पीछे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने एक तारीख़ी फ़ैसले में इस नाइंसाफ़ी से जुड़े जितने भी मामलात थे वो दूर किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जी 1955 से इंसाफ की मुंतज़िर बहनों और एक माँ को उनके भाइयों से जायदाद वापस दिलाने का हुक्म दिया। और अदालत ने साफ कह दिया कि जब विरासत कोई खैरात या मर्दों की मेहरबानी नहीं है, ये वो हक है जो मौरूसी तौर पर उनको मिलता है और विरासत के तौर पर मिलता है और मौत के साथ ही खुदा की तरफ से खुद ब खुद मुंतकिल होता है। और ये फैसला हमारे पूरे फरसूदा समाजी निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है जो औरत को सिर्फ सलामती हुकूक देता है। कानून का झुकाव अब वाज़े तौर पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ है और रेवेन्यू हुकाम को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। मगर सवाल ये है कि जिस माशरे में 95% से ज़ायद आबादी मुसलमान हो, वहाँ इस्लाम का दिया हुआ 1400 साल पुराना कानून विरासत मौजूद हो, उसके बावजूद ख़वातीन को उनके हक से क्यों महरूम रखा जाता है। इसी अहम तरीन शरई, कानूनी और माशरती पहलू पर तफसीली रहनुमाई के लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और इस्लामी नज़रियाती कौंसल अलामा राग़िब नईमी साहब ने। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपके वक्त का, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये वाज़े किया कि ख़वातीन का विरासत में हिस्सा कोई सवाबदीद या मेहरबानी नहीं है। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को विरासती हक दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान जैसे इस्लामी माशरे में बेटियों को विरासत में से हिस्सा ना देने की आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है, क्यों उससे गुरेज किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिलाशुबा पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उससे पहले पाकिस्तान 90 साल कमोबेश अंग्रेज़ की बादगुजारी के अंदर रहा है। और जिस मुआशरे में बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमान जीते रहे, वो हिंदुओं के साथ एक बहुत मुश्तरका मुआशरा था और हिंदुओं की बहुत सारी रसूम व रवाज मुसलमानों के अंदर भी दर आई है। हिंदुइज़्म में भी जो खातून है उसकी ना तो इज़्ज़त है और ना ही उसे किसी भी तौर पे विरासत के अंदर कहीं पर हिस्सा दिया जाता है। और हम यही चीज़ फिर देखते हैं कि मुसलमानों में भी आहिस्ता आहिस्ता पनपने लगी और ख़ास तौर पे जो देहाती इलाका है वहाँ पे रहने वाले जिनके पास ज़मीनें हैं, जब विरासत की तक़सीम का मामला आता है तो फिर वो मर्दों के अंदर उसे तक़सीम करते हुए नज़र आते हैं। उसके लिए चाहे वो किसी भी किस्म का हीला बहाना इख्तियार करें। इस्लाम बिलाशुबा इस बात को इंडोर्स करता है कि ख़वातीन को विरासत के अंदर ख़ास तौर पे उनका हक मिलना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह शरीक की तरफ से वही का नुज़ूल हुआ तो उसी वक़्त से कुरान करीम के आयात मुबारक हमारे सामने मौजूद है, जिनमें यह बात कही गई है कि मर्दों को वो हिस्सा मिलेगा जो उनके वालिदैन, उनके करीबी लोगों की तरफ से विरासत के अंदर दिया जाएगा। इसी तरीके से ख़वातीन को भी वही हिस्सा मिलेगा जो कि उनके लिए मुकर्रर किया गया है। और आप ये देखिए कि ख़वातीन जिनके लिए हिस्सा मुकर्रर किया गया है, उनकी तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है, जिनके लिए कुरान वाज़ेह तौर पे हमें हुक्म देता हुआ नज़र आ रहा है कि उनको लाज़मी तौर पे जायदाद में हिस्सा दिया जाए। और बाकी जहाँ तक बात रही है कि हमारे मुआशरे में टैक्टिक्स क्या-क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे बड़ा तो ये इस्तेमाल किया जाता है कि हिबा कर दिया जाता है और वो हिबा जो है अमूमी तौर पे ज़बानी तौर पे किया जाता है। लेकिन अब जब हिबा के कवानीन मौजूद हैं और हिबा के हवाले से जब तक उसके ऊपर कब्जा नहीं है उस वक्त तक उस हिबा की को तस्लीम ना किया जाएगा। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट इख्तियार किया है
अदालत उस्मा ने, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा लैंडमार्क फैसला किया है जनाब जस्टिस शाही साहब ने, क्योंकि हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हिबा की बुनियाद के ऊपर भी खवातीन को जायदाद से महरूम किया जाता है। और इस फैसले के हम ये देखते हैं कि मुस्तकबिल में इसके बहुत ज़्यादा असरात मुआशरे के ऊपर रूनुमा होते हुए नजर आएंगे। सही। अच्छा राकिब नईमी साहब, हम ये भी देखते हैं कि हमारे मुआशरे का ये भी अलमिया है कि तुम्हें जहेज़ दिया है, तुम्हारी शादी पर इतना पैसा लगाया है, पूरी फैमिली ने मिलकर या भाइयों ने मिलकर या बाप ने मिलकर इतनी तुम पे इन्वेस्टमेंट की है, ये सारा पैसा हमारा तो नहीं है, तुम्हारा, ये तुम्हें देकर हम भेज देंगे। तो जो आने वाली होती है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है ये लेकर आए, और जो भेजने वाली होती है उसको ये कहा जाता है कि हम माल अपना सारा तुम्हें देकर भेज रहे हैं, तो यही समझ लो कि यही कुछ है, और फिर उस पर प्रेशराइज किया जाता है कि अब तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। ये हमारे माशरे का एक मेल प्रैक्टिस है और एक ऐसी कह लीजिए कि तरीक़ाकार है जिसके तहत ख़वातीन को जायदाद से, ख़ासतौर पर बहनों को जायदाद से महरूम करने को इख्तियार किया जाता है। देखिए, अगर खातून की शादी पर रकम खर्च हो रही है तो क्या जो बेटा है या जो मर्द है उसकी शादी के ऊपर रकम खर्च नहीं होती? बिल्कुल उसी तरीके से उसकी शादी पे भी रकम खर्च होती है। तो फिर उसे क्यों महरूम नहीं किया जाता? उसे ही क्यों नहीं कहा जाता कि हमने तेरी शादी के ऊपर इतनी रकम खर्च कर दी है, अब जायदाद में तुम्हारा हिस्सा नहीं है? तो ये चूंकि जो बड़े सगीर का मुआशरा है, ये मर्द के ऊपर मबनी मुआशरा है या मर्द के ऊपर घूमने वाला मुआशरा है, जिसके अंदर मर्द को फोकियत दी जाती है और मर्द जो है वो ज़्यादा डोमिनेट होता है। इसी वजह से हम इसको इसी तरीके से देखते हैं। और फिर एक बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि जब बात की जाती है कि खातून को ज़मीन के अंदर हिस्सा दिया जाएगा, तो ये तसव्वुर किया जाता है कि खातून को जब ज़मीन में हिस्सा दिया जाएगा तो हमारी ज़मीन तकसीम हो जाएगी, हमारे हाथों से निकल जाएगी। वो रकबा जिसे पहले हम काश करते हैं अब वो किसी और खानदान को मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर बेटी तो किसी और खानदान में या किसी और घराने के अंदर गई होती है, तो इनके जब बेटी के नाम मुंतकिल हो जाएगी तो वहां पे फिर जो हमारी एक अजारादारी थी उस पूरी जमीन के टुकड़े के ऊपर वो अजारादारी खत्म हो जाएगी। मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक पेश करना चाहता हूँ। बड़ी अहम हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मिरास को तोड़ता है, कता करता है, यानी किसी को मिरास लेने से महरूम करता है, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में जो उसकी मिरास है उससे महरूम फरमा देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मुआशरे में तरबियत भी करनी, बिल्कुल बिल्कुल अलामा साहब, हमें तरबियत करने की भी ज़रूरत है, और इसलिए आज हम इस मौजू पर आपसे रहनुमाई भी ले रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं इस अहम मौजू पर। सर, एक सिचुएशन होती है कि अगर देखा जाए कि बहन ने भाइयों को जो है वो हिस्सा लेकर दे दिया है और तब उसके बच्चे जो हैं वो कोई बिल्कुल छोटे हैं, कल को उस खातून के कोई हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो क्या स्टेटस रहेगा? क्या वो तकाजा कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? तो क्या वो उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं? जी बिल्कुल, उन बच्चों के साथ ज्यादती है। खातून को ये खुद भी देखना चाहिए। आमतौर पर खातून इस अमर पर या इस मामले के ऊपर बिछ जाती है कि मेरा भाई मेरे से छूट जाएगा, यानी भाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं कि आगे चल के भाई हमारे किसी काम आ जाएंगे या हम इनसे किसी जगह के ऊपर मदद लेने में कामयाब हो जाएंगे। और इस नुक्ते नज़र के तहत जायदाद लेने के बाद भी भाइयों को दे दी जाती है, उनके नाम मुंतकिल करवा दी जाती है। लेकिन देखिए, ये कानूनी पोजीशन तो वकाला बेहतर तौर पे बयान कर सकेंगे। मैं भी यही समझता हूँ कि अगर कानूनी तौर पे कोई भी शख्स अपनी जायदाद किसी दूसरे के नाम पे मुंतकिल कर दे, हिबा कर दे, और वो हिबा ताम हो जाए, पूरा हो जाए और उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाए, तो अनलेस के अदालत को इंटरवीन करे उस हिबा की वापसी नहीं है। लेकिन हम जिस फैसले के अंदर जिस हिबा की बात कर रहे हैं वो एक ज़बानी हिबा था, और उस ज़मीन की जो हासिल होने वाली खेती है उसकी पैदावार का एक हिस्सा वालिदा और बहनों को बहुत अरसे तक दिया जाता रहा है, बाद में वो दिया जाना बंद कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बुनियाद बनी है इस फैसले की।
अच्छा रागिब नबी साहब, हमने दीन भी अपनी मर्जी से चुन लिया है। अगर हम इसी मुआशरे में बात करें, 4 शादियों की बात हो तो दीन को बहुत फोकस किया जाता है, और जिस तरह से मेल डोमिनेंसी की बात की जा रही है तो ये 4 शादियों वाला एलिमेंट रिलीजियसली बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। और ये शरीयत में अगर हक की बात की जाए, ख़वातीन के हुकूक की बात की जाए, विरासत देने की बात की जाए, तो ये भी दीनी नुक्ता नज़र से क्यों नहीं रुझान बढ़ रहा कि उनके हुकूक उनको मिल जाएं। आज भी 2026 में भी ख़वातीन को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो इस साइड पर रिलीजियसली क्यों फोकस नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा कि ये मर्दों का मुआशरा है और मर्द बहैसियत मर्द इस्लाम की उस चीज़ के ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अपना ज़ाती नफ़ा देखते हैं। जी। तो जो आपने 4 शादियों की बात की है, ज़ाहिर बात है मर्द जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होते जी। हैं, और यहाँ पे चूँकि मर्दों के हाथों से ज़मीन निकल रही होती है, उनके हाथों से जायदाद निकल रही होती है, तो वो कैसे इस बात को इख्तियार करेंगे? ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह बात है, इसमें तो मैं समझता हूँ कोई दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन जो 4 शादियों वाला मामला है, उसमें भी कुरान एक तरफ ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर तुम कर भी लोगे तो तुम्हें इंसाफ करना है। इंसाफ तो करना है, हमारे उसमें भी इंसाफ आज के करना इस माशरे में ना इंसाफ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पे शौहर जो है वालिदा और बीवी के और बहनों के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाता है, तो फिर वो जो उसकी ज़ौजियत के अंदर आने वाली ख़वातीन होंगी, उनमें कैसे इंसाफ कर पाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। रागिब नबी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये 4 शादियों वाले मौजू पर भी आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने करनी है या हो जाती हैं तो फिर कैसे इंसाफ करना है, क्या क्या अवामिल है, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी, जो शरीयत में हक दिया गया है, ख़वातीन को बुनियादी हक है, खुदारा उनका हक मत मारें, और कानूनी तौर पर जो उनकी चीज़ें बनती हैं, शरई तौर पर जो उनकी चीज़ें बनती हैं, उनको वो उनके हुकूक लाज़मी और ये मिलने वहाँ चाहिए। जब आप विरासत में उन्हें उनका हक देते हैं तो आप उन्हें मजबूत कर रहे होते हैं, और वो मुस्तहकम भी होती हैं शरई एतबार से भी, और माशरती एतबार से भी, और मौशी लिहाज से भी, और फिर उनकी कदर और उनकी इज्जत भी जो है ये वो फैसला और होती बहुत है, और वो भी जबरदस्त है कॉन्फिडेंट होती हैं इस जी। मामले ये में। कोई खैरात नहीं है जो आपने देनी है, ये कोई एहसान नहीं आप उस पर कर रहे कि आपने उसके हिस्से की उसको ज़मीन दी है तो बड़ा एहसान कर रही है। उसका हिस्सा था, उसका हक था, जो मरने के बाद शायद आगे ट्रांसफ़र हो तो, लेकिन वैसे नहीं। तो खुदारा ये चीज़ करें। 2026 आ गया, आज भी ख़वातीन अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं, ज़मीन के लिए लड़ रही हैं, तो उनको उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। अभी प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।